हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। वापस जाते समय सुएर्गो ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह इतना शांत था कि लोग भूल गए कि वह एक छोटा बदमाश था जिसने कभी फादर सू का अनुसरण किया था। जब वे गांव पहुंचे तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। वे टीम फादर सू के साथ मैदान में थे। तीनों बच्चे खेलने के लिए गांव गए और मीजी और न्यूदान भी। फॉर्मूले के कारण सू एर्गो ने सू जियाओक्सियाओ द्वारा अपने साथ लाया गया खाना नहीं खाया। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और बाहर नहीं आया। सू जियाओक्सियाओ ने एक पल के लिए सोचा और संरक्षित सब्जियों के साथ अपना पसंदीदा ब्रेस्ड पोर्क बनाने का फैसला किया। पोर्क बेली और बीन पेस्ट तैयार थे। उन्हें भूनने के बाद उसने सूखे बेर की सब्जियों को एक ट्रे पर रखा और जल्दी से उन्हें तैयार किया। सू जियाओक्सियाओ ने प्याज काटा और उन पर छिड़का। वह सू एर्गो को खाने के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वह संरक्षित सब्जियां उसके कमरे में ले आई। सू एर्गो अकेले बिस्तर पर बैठी थी। जब से वह इस दुनिया में आई, यह मूर्ख भाई हमेशा लापरवाह रहता था। यह पहली बार था जब सू जियाओक्सियाओ ने उसे इतना उदास देखा। सू जियाओक्सियाओ ने दरवाजा खटखटाया। एर्गो, यह खाने का समय है। सू एर्गो घूमा और अपनी आस्तीन से अपना चेहरा पोंछा। सू जियाओक्सियाओ आगे बढ़ा और अजीब तरीके से उसके सिर के पीछे की ओर देखा। क्या आप रो रहे हैं? मैं नहीं हूं। सू एर्गो का दम घुट गया। वह सचमुच रो रहा था। जब उसके लिए उसे पीटा गया तो वह रोया नहीं। जब उसे जमीन पर दबाया गया और जमीन पर रगड़ा गया तो वह नहीं रोया। जब उसने ठंडे पानी से स्नान किया तो वह रोया नहीं और इतना भूखा था कि उसकी आंखें काली हो गईं। हालांकि उसने ऐसा तब किया जब उसने कुछ फॉर्मूले बेचे। बच्चा रो रहा था। सू जियाओक्सियाओ ने आजीविका के लिए व्यवसाय किया था, इसलिए उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह स्नैक्स बेचती थी या फॉर्मूला। सू एर्गो अलग थी। उसे पैनकेक बेचना बहुत पसंद था। जब सूत्र छिन गए तो ऐसा लगा मानो किसी ने उसका हृदय काट दिया हो। उसने हठपूर्वक अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और अपना सिर ऊपर उठा लिया, अपनी बहन को उसे रोते हुए नहीं देखने दिया। सू जियाओक्सियाओ उसके पास बैठ गया और उसकी उंगली पर हुक लगा दिया। क्या आप व्यंजन बेचने के लिए मुझ पर दोष लगा रहे हैं? सू एर्गो के आंसू गिरते रहे। नहीं, मैं बेकार हूं। अगर मैं उनके द्वारा पकड़ा नहीं गया होता तो आप फॉर्मूला नहीं सौंपते। सू जियाओक्सियाओ ने आह भरी। मैं आपको यह कैसे समझाऊं? चाहे आप पकड़े गए हों या नहीं, मैंने फॉर्मूला बेच दिया होगा। मैं नहीं चाहता कि आपको बिल्कुल भी चोट पहुंचे, एक बात है। दूसरी बात, मेरी अपनी योजनाएं हैं। सू एर्गो रोया। बकवास। आप स्पष्ट रूप से इसे बेचना नहीं चाहते थे। सू जियाओक्सियाओ ने धीरे से कहा, यह सच है। मैंने पहले हार नहीं मानी थी क्योंकि मैं कीमत बढ़ाने के मौके का इंतजार कर रहा था। अगर मैंने इसे आसानी से बेच दिया तो जिन जी के लोग सोचेंगे कि वे हार गए हैं। अगर उन्होंने भविष्य में मुझसे सहयोग की उम्मीद की तो वे कीमत कम कर देंगे। हालांकि अगर मैंने इसे तब बेचा जब मुझे एक कोने में धकेल दिया गया, चाहे मैं किसी भी कीमत पर चिल्लाऊं, यह मेरी निचली कीमत के रूप में प्रतीत होगी। ऐसा कोई भी नहीं है जो दूसरों का लाभ लेना पसंद नहीं करता है। बस इसे विपणन और बातचीत के साधन के रूप में माने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी तेजी से हमला करेंगे। क्या अब भी दर्द हो रहा है? सू जियाओक्सियाओ ने सू एर्गो के गाल को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। सू एर्गो ने अपने आंसू पोंछे। मेरा दिल दुखता है। सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, क्या आप समझते हैं कि मैंने अभी क्या कहा? मैं समझता हूं। व्यंजन खत्म हो गए हैं। आह! सू एर्गो चिल्लाया। सू जियाओक्सियाओ, तुम अकेले हो। बिक्री के लिए कोई पैनकेक नहीं होगा। सू एर्गो बेहद दुखी थी। उसे लगा कि उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं है। सू जियाओक्सियाओ ने धैर्यपूर्वक कहा, हम उन्हें बेच सकते हैं। जिन जी उनका बेचेंगे और हम अपना बेचेंगे। कोई विवाद नहीं है। इसके अलावा अगर वे रेसिपी लेते हैं तो भी उनका स्वाद हमसे बेहतर नहीं होगा। इसके बजाय वे इन स्नैक्स को प्रसिद्धि दिला सकते हैं। इसके अलावा बाजार इतना बड़ा है कि हम उन सभी को विभाजित नहीं कर सकते। यह मत भूलो कि हमारे पास अभी भी अकादमी का व्यवसाय है। लेकिन यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा, हम फिर से गरीब हो जाएंगे। सू एर्गो बहुत दुखी होकर रोया। नहीं। सू जियाओक्सियाओ ने तुरंत अपना ध्यान भटका दिया। क्या आपको संरक्षित सब्जी वाला ब्रेस्ड मांस खाना पसंद नहीं है? मैंने एक बड़ी प्लेट बनाई है। यह सब आपका है। मैं नहीं खा सकता। सू एर्गो ने सूंघा और आंखों में आंसू के साथ अपनी बहन की ओर देखा। दीदी, तुमने क्या कहा तुमने बनाया?
सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया और उसे संरक्षित सब्जी ब्रेज्ड मांस की एक बड़ी प्लेट और चॉपस्टिक की एक जोड़ी दी। जब यह गर्म हो तब इसे खाओ। जब यह ठंडा होगा तो तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा। दीदी, तुम भी खाओ। मैं नहीं खा रहा हूं। तुम खाओ। वह अपना वजन कम करना चाहती थी। ओह, सू एर्गो ने अपने आंसू पोंछे और खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक अपने भाई को सहलाने के बाद सू जियाओक्सियाओ को पसीना आ गया। सहलाना एक शारीरिक काम है। वैसे भी, बच्चा कौन था? उसे मनाना 3 बच्चों से भी ज्यादा कठिन था। सू जियाओक्सियाओ अपने कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में लौटने ही वाली थी कि उसने पीछे मुड़कर देखा और दरवाजे पर 3 बच्चों को देखा। वे अपने गोल सिर बाहर निकालकर अंदर देख रहे थे। उसे खुद को यह कहने से रोकना पड़ा, एर्गो, आपकी छवि चली गई है। अब से आप अंकल क्राई बाबी हैं। सू एर्गो बहुत देर तक रोती रही थी और उसकी बहुत सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। इस समय वह सूखे मांस में अपना सिर छिपा रहा था और उसने कोने में छिपकर सुन रहे 3 छोटे बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। सू जियाओक्सियाओ 3 छोटे बच्चों को केंद्रीय कक्ष में ले आया। मीजी ज्यादा दूर नहीं गई और दरवाजे से उन्हें देखती रही। जब उसने सू जियाओक्सियाओ को देखा तो वह शर्मा कर वापस चली गई। तीनों छोटे बच्चे कहीं खेलने गए थे और खूब पसीना बहा रहे थे। सू जियाओक्सियाओ एक सूखा तौलिया लेकर आया और उन तीनों को पोंछा। क्या तुम्हें भूख लगी है? उसने पूछा। अतीत में उन तीनों ने एक स्वर में सिर हिलाया होगा। इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन तीनों ने सीधे उसकी ओर देखा। क्या गलत? उसे आश्चर्य हुआ। वे तीनों कुछ नहीं बोले और वापस सू एर्गो के कमरे की ओर भाग गए। सू जियाओक्सियाओ ने सोचा कि वे सू एर्गो की तलाश में गए थे और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह ताजे कपड़े पहनने के लिए घर लौट आई। जैसे ही उसने रसोई का दरवाजा खोला, उसने देखा कि 3 बच्चे अपने छोटे बैग के साथ दरवाजे पर खड़े थे। माँ के लिए, दाहू ने कहा। माँ को भी दे रहा हूँ, एरहू ने कहा। और जियाओहू ने भी सू जियाओ की ओर अपना छोटा बैग भर दिया। सू जियाओक्सियाओ भ्रमित लग रहा था। क्या आप अपना सामान मेरे पास छोड़ना चाहते हैं? पहली बार जब उसने 3 छोटे बच्चों को देखा तो उनमें से प्रत्येक के पास इतना छोटा बैग था। उनके रहने की व्यवस्था सू एर्गो के कमरे में की गई थी, इसलिए सामान सू एर्गो की तरफ रखा गया था। उन तीनों ने सू जियाओक्सियाओ को कमरे में खींच लिया और उसे बैग खोलने का इशारा किया। सू जियाओक्सियाओ ने 3 छोटे बैग मेज पर रखे। क्या आप अपने कपड़े बदलना चाहते हैं? जैसे ही उसने पूछा, उसने लापरवाही से पहला बंडल खोला। यह जियाओहू का था। जियाओहू अपने पंजों पर खड़ा हो गया और उसने बैग से एक छोटी सूती बनियान निकाली। सू जियाओक्सियाओ ने सोचा कि वह इसे पहनने जा रहा है और उसे बदलने के लिए इसे लाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि उसका छोटा सा हाथ छोटी सूती बनियान में घुस रहा था। उसने कुछ छोटे चांदी के सिक्के निकाले। उसने सूती बनियान फेंक दी और सूती पैंट की एक जोड़ी पकड़ ली। उसने पैंट से चांदी के कुछ और छोटे टुकड़े निकाले। जैसे ही जियाओहू ने चांदी के 10 से अधिक टुकड़े खोदे, सू जियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। मम्मी, एरहू भी छोटा बैग खोलना चाहता था। सू जियाओक्सियाओ ने अचंभित होकर उसके लिए इसे खोला। वह जियाओहू की तरह नहीं था, जो अपने कपड़ों की सिलाई काट रहा था। इसके बजाय, उसने अपनी जेब खोली और 2 सुनहरे पत्ते निकाले। सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। दाहू का तो और भी अद्भुत था। उसकी टोपी में 2 परतें थीं। भीतरी परत उतारने के बाद उसने 5 सफेद नोट निकाले। फिर, उसने अपने छोटे जूते उतारे और अपने जूते के नीचे से एक निशानी निकाली जो काली रोशनी से चमक रही थी। सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। सू जियाओक्सियाओ का मुंह काफी देर तक खुला रहा। मामला सुलझ गया। फादर सू को वेटिंग पर एक भी तांबे का सिक्का नहीं मिला। तो यह इन छोटे साथियों के हाथ में था। नहीं, बिखरे हुए पैसे और अलग अलग मूल्यों के बैंकनोट वेटिंग द्वारा दिए गए नहीं लगते। वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसा बच्चों ने जमा किया था। सू जियाओक्सियाओ को वास्तव में समझ नहीं आया कि उसने यह धारणा क्यों बनाई थी। यह सिर्फ उसका अंतर्ज्ञान था। संकट की उनकी असाधारण भावना ने कभी कभी लोगों को यह महसूस कराया कि वे लापरवाह बच्चे नहीं थे। लापरवाह नजर पड़ोस के न्यूदान और लिटिल मीजी पर विशेष रूप से स्पष्ट थी, जो हमेशा लोगों के हाव भाव को देखते रहते थे। अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए उसने पूछा, क्या यह पैसा तुम्हारे पिता का है? उन तीनों ने सिर हिलाया। क्या तुम्हारे पिता को पता है? उन तीनों ने फिर से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वे इसे जमा कर रहे थे। वो यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि वे 3 गिलहरियां थीं जिन्होंने पैसे जमा किए थे। यह अजीब लग रहा था, लेकिन सू जियाओक्सियाओ को दुख हुआ। 3 छोटे साथियों को इस तरह की संकट जागरूकता और पैसे जमा करने की आदत का क्या अनुभव हुआ?
क्या उन्होंने सोचा था कि उनके परिवार के पास पैसे नहीं थे और उन्हें चिंता थी कि वह भूख ही मर जाएगी, इसलिए उन्होंने उसके लिए कड़ी मेहनत से बचाए हुए सारे पैसे निकाल लिए। सू जियाओक्सियाओ के दिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी गर्म हाथ से रगड़ा गया हो। उसने उन 3 छोटे बच्चों की ओर देखा जो उसे अपना सारा सामान देना चाहते थे और क्षण भर के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। बेशक, वह उनके थोड़े से पैसे नहीं ले सकती थी। यह कहने की जरूरत नहीं है कि फिलहाल उसके पास अभी भी पैसा है, भले ही उसके पास पैसा न हो, वह बच्चों के लिए लालची नहीं हो सकती। उसने धीरे से पैसे मेज पर वापस धकेल दिए और उनके सिर पर हाथ फेरा। उसने धीरे से कहा, दाहू, एरहू, शियाओहू, अपने पैसे वापस ले लो। माँ के लिए, दाहू ने कहा। जियाओहू ने गंभीरता से अपना हाथ हिलाया। माँ, मुझे भूख नहीं है। एरू ने अपना पेट थपथपाया। एरू, कम खाओ। वे कम खाना चाहते थे और अपनी माँ को भूखा नहीं रहने देना चाहते थे। सू जियाओक्सियाओ एक भावुक व्यक्ति नहीं थी, लेकिन शायद उसकी विशेष काया के कारण उसकी आंखों में अचानक गर्माहट महसूस हुई। उसने तीनों बच्चों को गले लगाया और धीरे से कहा, मैं भूखी नहीं रहूंगी। मेरे पास पैसे हैं। उन तीनों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। इसलिए सू जियाओक्सियाओ के पास फॉर्मूला बेचने से अर्जित धन और यंग मास्टर जियांग से प्राप्त परामर्श शुल्क को वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, मैं आप तीनों के सामने परामर्श शुल्क छोड़ दूंगा। उन तीनों ने चांदी की सिल्लियों को गंभीरता से गिना। यह पुष्टि करने के बाद कि उनकी मां के पास बहुत पैसा है और खर्च करने के लिए पैसे की कमी नहीं है, उन्होंने अनिच्छा से संतुष्टि में सिर हिलाया। सू जियाओक्सियाओ ने उन तीनों की ओर देखा और प्रसन्न होकर कहा, पैसे अच्छे से रखो। मैं एक दिन आऊंगा और तुमसे यह मांगूंगा जब मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे। उन तीनों ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह संभव है। उन्होंने अस्थायी तौर पर पैसे वापस ले लिए। हालांकि बदसूरत काली पट्टिका को दाहू ने तिरस्कार की दृष्टि से भुला दिया था। वे तीनों सू इर्गो के घर लौट आए और छोटे बैग को छिपाने के लिए अंकल इर्गो का पीछा किया। दोपहर में फिर बर्फ गिरनी शुरू हो गई। वे टिंग और सू चेंग मैदान से लौट आए। तीनों छोटे बच्चे सो रहे थे। यह अज्ञात था कि यह दोपहर की झपकी थी या देर की झपकी। वे दोनों बर्फ से ढके घर में दाखिल हुए। जैसे जैसे उनका शरीर धीरे धीरे ठीक हुआ, वे टिंग का रंग काफी बेहतर हो गया, जिससे वह और भी प्रभावशाली और सुंदर दिखने लगे। सू चेंग वास्तव में बुरी दिखने वाली नहीं थी। यदि उसकी उग्र प्रतिष्ठा नहीं होती, तो कौन जानता था कि कितने लोग उसकी और इर्गो की सौतेली मां बनना चाहेंगे। पिताजी, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि उसे साथ मत लाओ? वह अपने पैर पर गिर गया। उसे कम ताकत लगानी पड़ेगी। पिछली बार जब उसने वांग लाइजी को पकड़ा था तो वह गिर गया था। उनका घुटना टूट गया था और उनकी पिंडली की चोट लगभग दोबारा हो गई थी। अपनी ऊंची नाक के पुल को छूते ही फादर सू की आंखें चमक उठी। मेरा दामाद खुद जाना चाहता था। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो पूछो। सू जियाओक्सियाओ ने वेई टिंग की ओर रुख किया। वेई टिंग, आइया, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या रसोई में खाना है? पिता सू निर्णायक रूप से खिसक गए। केंद्रीय कक्ष में केवल सू जियाओक्सियाओ और वेई टिंग बचे थे। किसी वजह से माहौल अचानक अजीब हो गया। वेई टिंग की आभा उनके ठीक होने के समानुपाती थी और उनकी शक्तिशाली उपस्थिति को नजरअंदाज करना कठिन होता जा रहा था। उसकी पीठ रोशनी के सामने थी और उसकी अच्छी तरह से परिभाषित भौहें अंधेरे में थोड़ी छिपी हुई थी। उसकी शांत और तीक्ष्ण आंखें ठंडे तीखेपन से भरी हुई तेज ब्लेडों की तरह थी जो म्यान खुलने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने सू जियाओक्सियाओ की ओर देखा। सू जियाओक्सियाओ ने उसकी ओर देखा। क्या? उन्होंने सू जियाओक्सियाओ के पीछे इशारा करने के लिए सू चेन की नई छड़ी का इस्तेमाल किया। आप मुझे कमरे में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। ओह! सू जियाओक्सियाओ घूमा और अपने कमरे में प्रवेश किया। वेई टिंग अवाक थे। वेई टिंग ने सोचा कि वह उसकी ड्रेसिंग बदलने के लिए वहां आई थी और उसने कुछ नहीं कहा। वह उसके पीछे पीछे घर में घुस गया। जैसे ही वह बैठा, सू जियाओक्सियाओ ने एक टोकन निकाला और उसे दे दिया। क्या यह तुम्हारा है? जैसे ही उसने टोकन देखा, वेई टिंग की अभिव्यक्ति बदल गई। तुम्हें यह कहां से मिली? सू जियाओक्सियाओ ने टोकन वापस लिया और उसे अपनी हथेली पर थपथपाया। पहले यह बताओ कि यह क्या है? वेई टिंग ने उसे गहराई से देखा और अचानक शांत हो गई। यह उसके पास मौजूद सबसे महत्वपूर्ण टोकन में से एक था। उसने सोचा था कि यह उस समूह के हाथों में था, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह उसके हाथों में था? क्या उन तीनों ने इसे तुम्हें दिया था? उसे अच्छी तरह याद था कि उन लोगों ने उसका बैग छीन लिया था। यदि टोकन अभी भी वहां था, तो केवल एक ही संभावना थी। 3 लड़कों ने इसे छुपाया था। नहीं, मैंने इसे स्वयं उठाया।
थे। उसे यकीन था कि यह उस लड़के ने दिया था। छोटे लड़के ने उसका टोकन ले लिया और उसे नहीं दिया। इसके बजाय उसने इसे एक लड़की को दे दिया जिसे वह जानता था। ये तो बहुत ज्यादा था। वेई टिंग ने शांति से कहा, मैंने इसे स्वयं उठाया है। यदि आप में क्षमता है तो स्वयं ही एक ले लीजिए। सु जियाओक्सियाओ ने गर्व से सिर हिलाया। मुझे परेशान मत करो क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता। मैंने हाल ही में बहुत सारे शब्द सीखे हैं। वेई टिंग के होंठ मुड़ गए। ओह, आपका मतलब सूची में नामों से है। वे केवल कुछ शब्द थे। सु जियाओक्सियाओ का चेहरा काला पड़ गया। इन दिनों उसने वेई टिंग को सूची पढ़ने के बहाने बहुत सारे शब्द सीखे थे, लेकिन उसने वास्तव में कहा केवल कुछ शब्द। वह किसकी ओर देख रहा था? मानो उसके गुस्से को देखकर वेई टिंग मंद मंद मुस्कुराए और उसके हाथ में मौजूद टोकन पर अपनी भौहें ऊपर उठाई। यह स्वीकार करते हैं। स्वीकार करना नरक में। अगर उसे पता होता तो क्या वह उससे पूछती? सु जियाओक्सियाओ ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा मैं कल सुबह शेन चुवान से पूछूंगा। इतना कहकर उसने टोकन रख लिया और जाने के लिए मुड़ी। वेई टिंग ने सु एर्गो से शेन चुवान के बारे में सुना था। वो एक छोटी अकादमी के डीन का बेटा था और कान के पीछे अभी भी गीला था। वेई टिंग ने लापरवाही से कहा, यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो आगे बढ़ें और पूछें। सु जियाओक्सियाओ अपनी जगह पर रुक गई और उसे संदेह की नजर से देखा। मुझे मत डराओ। वेई टिंग ठंडे स्वर में मुस्कुराए। यदि आप इसे अपने पूरे परिवार के जीवन पर खतरे में डालने का साहस करते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। सु जियाओक्सियाओ ने अपनी गोल मटोल मुठियां भींच ली। मैं एक दिन इसका पता लगा लूंगा। उससे पहले मैं यह बात रखूंगा। आप पर है। वेई टिंग लापरवाही से बिस्तर के सिरहाने झुक गए, अपने घायल पैर को ऊपर उठाया और आराम करने लगे। सु जियाओक्सियाओ उसे पीटना चाहता था। रहने भी दो। चाहे कुछ भी हो, कम से कम उसके पास उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कुछ तो था। जितना अधिक उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कोई परवाह नहीं है, उतना ही अधिक यह साबित हुआ कि यह चीज उसके लिए महत्वपूर्ण थी। सु जियाओक्सियाओ के चले जाने के बाद वेई टिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जो ठंडी थी। उसे टोकन वापस पाने का मौका ढूंढना था। सु जियाओक्सियाओ मकई का भुट्टा खाने के लिए रसोई में गई और परिवार के लिए रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। जब से वेई टिंग ने कहा कि उन्होंने अपना वजन थोड़ा सा कम कर लिया है, वजन कम करने को लेकर उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है। उन्होंने कई दिनों से चीनी युक्त पानी को नहीं छुआ था और अपने मुख्य भोजन के रूप में मोटे अनाज का उपयोग करती थी। आज रात उसने शकरकंद ब्राउन चावल के एक बर्तन को भाप में पकाने की योजना बनाई। शकरकंद काटने के आधे रास्ते में तीनों बच्चे तेजी से भागे और भयभीत होकर उसकी बाहों में समा गए। क्या गलत? उसने पूछा। इससे पहले कि वे तीनों बोल पाते, बिग वू अगले दरवाजे से चिल्लाया, खाओ। तुम केवल खाना खाना जानते हो। वू, यह लिटिल मेजी रो रही थी। बिग वू फिर से सबसे बड़ी शाखा के बच्चों को मार रहा था। दादी, मेरी बहन को मत मारो। बिग मीजी लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से वह न केवल बिग वू को रोकने में विफल रही, बल्कि उसे पिटाई भी मिली। चीनी खाओ, दादी वू। लड़ो। दाहू ने इशारा किया। घटना का कारण यह था कि लिटिल मीजी ने न्यूदान की चीनी का एक टुकड़ा खा लिया था। जब बिग वू को पता चला तो उसने उसे मारा। हालांकि यह वास्तव में वही था जो बच्चे ने देखा था। असली कारण यह था कि लियू पिंग नए साल के लिए शहर से लौटा था और ज्यादा पैसे वापस नहीं लाया था। बिग वू असंतुष्ट था और उसने 3 वर्षीय लिटिल मीजी पर अपना गुस्सा उतारने का अवसर लिया। इस समय घर के पुरुष बाहर गए हुए थे। छोटा वू सामने आंगन में कपड़े पैक कर रहा था। जब उसने अपनी दोनों बेटियों को रोते हुए सुना तो उसने जल्दी से अपना काम बंद कर दिया और रसोई में चली गई। इस बार लिटिल वू ने पहले की तरह अपना गुस्सा कम नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी सास से बहस की। माँ, छोटी मीजी ने चीनी का केवल आधा टुकड़ा खाया। क्या आपको इतना कठोर होना पड़ेगा? आइयो, तुम्हारा आदमी वापस आ गया है और कोई तुम्हारा समर्थन कर रहा है, इसलिए तुम अपनी सास से बात करने की हिम्मत करो। क्या तुम्हें पता है कि चीनी कितनी महंगी है? तुमने इसे चुराने की भी हिम्मत की है। उसने इसे छिपकर नहीं खाया था। न्यूदान ने इसे जमीन पर फेंक दिया था। क्या तुमने वापस बात की? बिग वू ने मीजी को थप्पड़ मारा। क्या आप सिस्टर मीजी के बारे में चिंतित हैं? सु जियाओक्सियाओ ने 3 छोटे बच्चों से पूछा। तीनों छोटे बच्चों ने ईमानदारी से सिर हिलाया। 8 वर्षीय बिग मीजी एक समझदार माता पिता की तरह था जो लिटिल वू के साथ 3 छोटे बच्चों की देखभाल करता था। आखिरकार यह लियू परिवार का मामला था।
जब तक लियू पिंग का परिवार जिद्दी नहीं हो जाता, सू जियाओक्सियाओ 1 या 2 बार उनकी मदद कर सकती थी, लेकिन वह हमेशा के लिए उनकी मदद नहीं कर सकती थी। तुम दोनों बेकार हो। तुम ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन फिर भी तुम परिवार का खर्च बढ़ा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें रात का खाना बनाना चाहिए। बस सारी हवा खाओ। बिग वू का हर शब्द लिटिल वू के दिल में सुई की तरह चुभ गया। यह सही है। वह बेटे को जन्म नहीं दे सकती थी, इसलिए वह अपना सिर उठाने में असमर्थ होने की हकदार थी। वह किसी की गुलाम बनने के योग्य थी। वह अपनी 2 बेटियों को फंसाने और पीटने और डांटने की हकदार थी। वह वास्तव में अपने परिवार के पास वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार ने भी उसे ज्यादा परेशानी न पैदा करने की सलाह दी। उसे बस इसे सहना पड़ा। लेकिन हाल के दिनों में वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। छोटी वू के अचानक दमन और चुप्पी से उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। क्या आप मूक हैं? बिग वू चिल्लाया। माँ। छोटी वू ने अपनी दोनों कांपती बेटियों को गले लगाया और फुसफुसाया, अगर तुम सच में हमें पसंद नहीं करती हो, तो हम अलग हो जाएंगे। बिग वू की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम छोटे मूर्ख हो, तुमने क्या कहा? नन्ही वू ने साहस जुटाया और आंखों में आंसू भरकर अपनी सास की ओर देखा। मैंने कहा था कि हम अलग हो जाएंगे। बिग वू ने शाप दिया, तुम्हारे पिता और मैं अभी भी यहाँ हैं, फिर भी तुमने अलग होने का जिक्र करने का साहस किया। क्या तुम हमें मौत का शाप देने की कोशिश कर रहे हो? तुम हृदयहीन हो। ग्रामीण इलाकों में यह नियम था कि यदि माता पिता अभी भी आसपास हैं तो परिवार विभाजित नहीं होंगे। इसके अलावा, यदि वे वास्तव में अलग हो जाते हैं, तो वे लियू पिंग के वेतन पर अपना हाथ नहीं जमा पाएंगे और कोई भी घर पर काम नहीं करेगा। बिग वू ने बेलन पकड़ लिया और लिटिल वू को जमकर मारा। माँ। बिग मीजी ने चिल्लाकर कहा। अचानक एक मोटे हाथ ने बिग वू का बेलन पकड़ लिया। बिग वू घूम गया। फैटी सू। उसने अपने दांत पीस लिए और अपना हाथ हिलाया। सू जियाओक्सियाओ ने आसानी से अपना रोलिंग पिन पकड़ लिया। क्यों? क्या तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो? बेशक। बिग वू ने फैट लास सू पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। सू जियाओक्सियाओ ने क्रूर और अधीर भाव से उसके हाथ से बेलन छीन लिया। भयंकर फैटी सू का सामना करते हुए बिग वू ने पादने की भी हिम्मत नहीं की। कमजोरों को धमकाना और ताकतवरों से डरना का यही मतलब था। सू जियाओक्सियाओ ने अपने बेलन से दरवाजा खटखटाया और लिटिल वू से उदासीनता से कहा, अरे वू, मैंने तुमसे कपड़े धोने के लिए कहा था, लेकिन तुम आधे रास्ते से ही भाग गए। छोटी वू ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। अगर वह नहाना नहीं चाहती, तो आप ऐसा करेंगे। सू जियाओक्सियाओ ने बिग वू की ओर जमकर इशारा किया। बिग वू नहीं जाएगा। फैटी सू के साथ क्या गलत था? उसने कुछ समय से कोई बुरा काम नहीं किया था। वह अपने पूर्व स्वरूप में क्यों लौट आई थी? बिग वू घूमा और चूल्हे को पोंछने के लिए एक कपड़ा उठाया। छोटा वू उदास होकर रसोई के पिछले दरवाजे से सू परिवार के पास गया। दोनों बच्चों ने पीछा किया। बिग वू 2 छोटे बच्चों को पीछे छोड़ना चाहता था, लेकिन फैटी सू ने उसे उदासीनता से देखा और उसने बात करना बंद कर दिया। घर पर अपने पुरुष के साथ वह स्थिति से निपटने में सक्षम हो सकती है। जब वह अकेली थी, तो उसने फैटी सू के साथ अनुचित व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। सू जियाओक्सियाओ चला गया। जब बिग वू ने छुपकर देखा, तो सू जियाओक्सियाओ ने लापरवाही से रोलिंग पिन को पीछे फेंक दिया और यह बिग वू के सिर पर जा लगा। आउच! बिग वू के माथे पर तुरंत एक बड़ा उभार दिखाई दिया। सू परिवार में मीजी बहनें रसोई में छोटी बेंच पर बैठी थी। उन दोनों ने रोना बंद कर दिया था। उन दोनों का मनोरंजन करने के लिए 3 छोटे बच्चों ने उदारतापूर्वक अपना नाश्ता निकाला। बड़ी मीजी ने इसे नहीं खाया, और छोटी मीजी विशेष रूप से संतुष्ट थी क्योंकि उसने अपनी बहन की बाहों में बैठकर खाया। छोटा वू चूल्हे के पीछे बैठा और चूल्हे में लकड़ी जोड़ने में मदद की। सू जियाओक्सियाओ ने शकरकंद काटना जारी रखा। क्या आपने सचमुच अलग होने का फैसला कर लिया है? सू जियाओक्सियाओ ने पूछा। तीनों छोटे बच्चों और छोटी मीजी ने अपना सिर नाश्ते में छिपा लिया, जबकि बड़ी मीजी ने अपनी मां की ओर देखा। छोटे वू ने शांति से सिर हिलाया। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। अतीत में वह लियू परिवार को छोड़ने की हिम्मत नहीं करती थी। न केवल उसकी और लियू पिंग की ग्रामीणों द्वारा आलोचना की जाएगी, बल्कि उन्हें ऐसी स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा जहां उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। लिटिल वू ने पूछा, हमारे अलग होने के बाद क्या आप अब भी चाहेंगे कि मैं आपके घर पर काम करूं? सू जियाओक्सियाओ ने बिना सोचे कहा, हाँ। ऐसा उत्कृष्ट कर्मचारी 3 के बराबर था। क्यों नहीं? छोटी वू को यह समझ में आ गया कि अलग होने का उसका आत्मविश्वास कहां से आया। यदि सू दया नहीं होती, तो वह जीवन भर लियू परिवार से अलग होने का जिक्र करने की हिम्मत नहीं कर पाती।
सू जियाओक्सियाओ ने कहा, अगर लियू पिंग को कोई आपत्ति नहीं है तो आप 2 दिनों के लिए मेरे घर आ सकते हैं। छोटे वू की आंखें चमक उठी। आपका मतलब है, आप लियू पिंग को काम पर रखना चाहते हैं? यह इस पर निर्भर करता है कि वह ऐसा कर सकता है या नहीं। सू जियाओक्सियाओ ने यह स्पष्ट नहीं किया। छोटे वू ने झट से कहा, हाँ हाँ, वह कठिनाइयों को सहन कर सकता है। यदि वे दोनों काम कर सके तो दोनों बच्चों का पालन पोषण करने में कोई समस्या नहीं होगी। सू जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया। उसने कुछ सोचा और पूछा, क्या आपने लियू पिंग को अलगाव के बारे में बताया है? लिटिल वू ने कहा, मैंने किया। उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। यह स्पष्ट था कि एक सौतेले बेटे के लिए अपनी सौतेली मां के अधीन जीवित रहना कितना कठिन था। सू जियाओक्सियाओ की याद में लियू पिंग एक ईमानदार व्यक्ति थे। वह मेहनती था और कठिनाइयों को सहन कर सकता था, लेकिन वह थोड़ा जिद्दी था। हालांकि उन्होंने कभी यह शिकायत नहीं की थी कि लिटिल वू बेटे को जन्म नहीं दे सकती। वह अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे और दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। यह लिटिल वू झिझका। यह क्या है? सू जियाओक्सियाओ ने पूछा। छोटी वू ने अपने होंठ काटे और धीमी आवाज में कहा, अगर हम वास्तव में लियू परिवार से अलग हो गए तो यह अप्रिय होगा। अगर हम आपके घर पर काम करते हैं तो हम आपको फंसा सकते हैं। सू जियाओक्सियाओ ने अपने गोल कंधे उचकाए। ओह, आप प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रहे हैं? क्या हमारे सू परिवार के पास वह है? छोटा वू अवाक था। लिटिल वू अपने ससुर और पति के वापस आने तक लिटिल सू के घर पर रही। हालांकि उसके ससुर भी दूसरी पत्नी के प्रति पक्षपाती थे, बिग वू ने कमोबेश खुद को संयमित रखा और अपने और लियू पिंग के रहते हुए उसे और बच्चों को पीट पीट कर मार नहीं डाला। सू जियाओक्सियाओ ने लिटिल वू की बात अपने परिवार से नहीं छिपाई। आखिरकार वह उन दोनों को भविष्य में खुले तौर पर काम करने के लिए नियुक्त कर सकती है। उसे अपने परिवार को सूचित करना था। सू जियाओक्सियाओ की बातें सुनने के बाद फादर सू ने शायद अपनी पत्नी और चेन परिवार के साथ अपने अतीत के बारे में सोचा। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने आह भरी। अलग हो जाना अच्छा है। चूंकि वह अभी भी फॉर्मूले को लेकर परेशान था, सू एर्गो अच्छे मूड में नहीं था। उन्होंने रात के खाने में सामान्य से कम खाना खाया। यह देखकर कि वह कितना दयनीय था, तीनों बच्चों ने आह भरी और तकिए लेकर उसके बिस्तर पर चढ़ गए। उन्होंने आज रात उसके साथ सोने और अंकल एर्गो को मनाने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया। परिवार ने एक के बाद एक आराम किया, लेकिन सू जियाओक्सियाओ को नींद नहीं आई। वह रसोई में गई और कल के लिए सामग्री तैयार करने से पहले बर्तन साफ किए। फिर उसने वह आटा निकाला जो उसने दोपहर में बांटा था। चूंकि इसे चूल्हे के पास रखा गया था, इसलिए तापमान बाहर की तुलना में अधिक था। यह पहले ही किण्वित हो चुका था। इसके अलावा बर्तन में पिछले पैर का मांस तैयार था। उसने उसे निकाला और चॉपिंग बोर्ड पर रख दिया। उसने अलमारी से बेलन निकाला। जब वेई टिंग अपनी छड़ी के साथ रसोई में चले गए तो उन्होंने एक छोटी मोटी लड़की को गंभीरता से काम करते देखा। यह पहली बार था जब उसने उसे खाना बनाते देखा था। तुम सो नहीं रहे हो? सू जियाओक्सियाओ ने लापरवाही से देखा और वेई टिंग को दरवाजे पर खड़ा देखा। वेई टिंग ने अपनी अभिव्यक्ति पर संयम रखा और अपनी छड़ी के साथ अंदर चले गए। मुझे थोड़ी भूख लगी है। सू जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया और उस पर संदेह नहीं किया। आप सही समय पर आए। कुछ जलाओ लकड़ी जोड़ने में मेरी मदद करें। उसने सोचा कि इस लड़के के व्यक्तित्व के कारण वह निश्चित रूप से उसे तिरस्कार पूर्वक अस्वीकार कर देगा। अप्रत्याशित रूप से वह चुपचाप चूल्हे के सामने छोटे स्टूल पर बैठ गया। उसने अपनी छड़ी एक तरफ रख दी और अपने पीछे से सूखी जलाओ लकड़ी उठाई और उन्हें एक एक करके अंदर फेंक दिया। सू जियाओक्सियाओ ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाई। आज रात तुम बहुत आज्ञाकारी हो। वेई टिंग ने पूछा, क्या खाने के लिए कुछ है? सू जियाओक्सियाओ ने खाना बनाना जारी रखा। हाँ, लेकिन आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वेई टिंग ने एक लंबा इंतजार शुरू किया। सू जियाओक्सियाओ ने पके हुए दुबले मांस को चपटा किया और उसके टुकड़े कर दिए। वेई टिंग ने उसे अजीब नजरों से देखा। न केवल उसके पास चिकित्सा कौशल था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था, बल्कि वह अक्सर ऐसे व्यंजन और स्नैक्स भी पकाती थी जो उसने कभी नहीं खाए थे। यह संभवतः एक नई चाल थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इसका स्वाद कैसा था। सामान्यतः वह केवल खाता था। यह पहली बार था जब उसने गंभीरता से उसे खाना पकाते हुए देखा। खाना बनाते समय भी वह बहुत गंभीर रहती थी, लेकिन जब वह मेडिकल प्रैक्टिस कर रही थी तो यह गंभीरता से अलग थी। तुम्हें खाना बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि यह तनाव से राहत देता है। वे किस तरह के शब्द थे? हाँ, यह महिला अक्सर ऐसी बातें कहती थी जो उसे समझ में नहीं आती थी।
सू जियाओक्सियाओ ने कटे हुए मांस को बर्तन में रखा और उसे नमक, चीनी और थोड़ी सी सोया सॉस के साथ तब तक भूना जब तक वो फूला न हो जाए। इसे आजमाएं। उसने प्लेट वेई टिंग को सौंप दी। चॉपस्टिक्स, वेई टिंग ने कहा। आप बहुत खास हैं। सू जियाओक्सियाओ ने अपने होठों को मोड़ा और अलमारी से चॉपस्टिक की एक साफ जोड़ी लेने के लिए घूमी। वेई टिंग ने मांस का एक छोटा टुकड़ा उठाया और धीरे से उसका स्वाद चखा। इसका स्वाद कैसा है? सू जियाओक्सियाओ ने उससे पूछा। उसने ध्यान से चबाया। यह मिठास की झलक के साथ नमकीन था। इसमें सरसराहट थी और इसे तैलीय नहीं माना जाता था, लेकिन यह सूखा भी नहीं था। वह यह नहीं बता सके कि बनावट कैसी थी, लेकिन स्वाद बहुत नया और अनोखा था। वह मदद नहीं कर सका लेकिन एक और काट लिया। वह जितना अधिक चबाता, वह उतना ही अधिक सुगंधित होता जाता। यह क्या है? उसने पूछा। मांस सोता। सू जियाओक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। यह कैसा है? इसका स्वाद अच्छा है ना? बुरा नहीं, वेई टिंग ने शांति से कहा। सू जियाओक्सियाओ को पहले से ही इसकी आदत थी। वो फूंफकारने लगी और मीट फ्लॉस की एक बड़ी प्लेट वापस ले आई। वेई टिंग की चॉपस्टिक मीट फ्लॉस तक पहुंची लेकिन चूक गई। सू जियाओक्सियाओ ने प्लेट को गले लगाया और किसी की ओर अपनी भौहें उठाई। यदि आप कहते हैं कि यह स्वादिष्ट है, तो मैं यह सब आपको दे दूंगा। वेई टिंग ने भावहीन होकर कहा, बचकाना। थम्फ। सू जियाओक्सियाओ ने गर्व से अपना सिर हिलाया, मीट फ्लॉस नीचे रखा और चेस्टनट भराई का एक कटोरा बाहर लाया। चेस्टनट भरने का यह कटोरा लिटिल वू द्वारा बनाया गया था जब वह यहाँ शरण ले रही थी। यह वास्तव में घना और उत्तम था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिटिल वू अपने स्वच्छता के मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्वच्छ थी। सू जियाओक्सियाओ इस कर्मचारी को बहुत प्यार करता था। सू जियाओक्सियाओ ने चेस्टनट मीट पैनकेक तला और वेई टिंग को इसका स्वाद चखना जारी रखा। कुआ? उसने पूछा। वेई टिंग ने कहा, चेस्टनट का स्वाद लेने में यह थोड़ा ज्यादा नमकीन लगता है। तब मैं कम मांस सोता डालूंगा। उसने दूसरा बनाया। बहुत प्यारा, वेई टिंग ने कहा। बहुत ज्यादा चीनी। उसने चीनी और अखरोट कम कर दिए और तीसरा पैनकेक वेई टिंग को सौंप दिया। इस बार क्या होगा? इसे ध्यान से चखने के बाद वेई टिंग ने कहा, भराव बिल्कुल सही है। त्वचा थोड़ी सख्त है। सू जियाओक्सियाओ ने एक पल के लिए सोचा। बहुत गर्मी है। लकड़ी कम डालो। इसके बाद उसने अंडे की जर्दी मीट फ्लॉस फिलिंग, हनी डेट मीट फ्लॉस फिलिंग और लाल बीन और हरी बीन के साथ मीट फ्लॉस फिलिंग बनाई। वेई टिंग को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या इस महिला का किया गया था काम? वो कब जाने वाली थी? जो सबसे अच्छा है? सू जियाओक्सियाओ ने आटे से भरे चेहरे के साथ उससे पूछा। सच कहूं तो वेई टिंग की छवि उनसे ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसका मुख कालिक से काला हो गया था, परंतु उसे इसका ज्ञान न हुआ। उन्होंने कहा, वे काफी हद तक एक जैसे हैं। सू जियाओक्सियाओ ने आगे कहा, आपको क्या लगता है कि एर्गो को सबसे ज्यादा क्या पसंद आएगा? वेई टिंग आश्चर्यचकित थे। आपने इन्हें एर्गो के लिए बनाया है? क्या रात के अधिकांश समय में यह सब खिलवाड़ सू एर्गो के लिए था? शायद इसलिए कि देर रात हो चुकी थी और किसी की आंतरिक सुरक्षा संकीर्ण जगह में कम हो गई थी। सू जियाओक्सियाओ ने वेई टिंग को फॉर्मूला बेचने के बारे में बताया। मेरी माँ, जब मैं बहुत छोटा था, उसने अपने साथी को एक उपहार दिया जो मेरा था। उसने व्यापार करने के लिए, उसे खुश करने के लिए मेरी चीजों का इस्तेमाल किया। मैं बहुत दुखी था। वेई टिंग ने कहा, फॉर्मूला आपका है। आप अपनी चीजें खुद बेच रहे हैं। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, यह वैसा ही है। वह नहीं जानती थी कि सू एर्गो को फॉर्मूला बेचना इतना बड़ा झटका होगा। उनकी राय में ये सिर्फ कुछ फॉर्मूले थे। उसके पास बहुत सारे विचार थे। पुराने बेचने के बाद नए आएंगे। उस समय उसकी माँ के भी शायद वही विचार थे जो आज उसके हैं। यह तो महज एक छोटा सा उपहार था। अधिक से अधिक, जब वह भविष्य में पैसा कमाएगी तो वह अपने लिए एक बेहतर चीज खरीद लेगी। आपने एर्गो को खुश करने के लिए ये सभी स्नैक्स बनाए हैं। सू जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया और उसके बगल में स्टूल पर बैठ गया। उसने बुदबुदाया, वह वास्तव में लंबे समय तक दुखी रहेगा। चूल्हे की रोशनी उसकी उदास आंखों में झलक रही थी, जिससे वह थोड़ी अकेली लग रही थी। वेई टिंग ने उसकी ओर देखा। इस समय उसे अचानक महसूस हुआ कि वह एक दयनीय छोटी लड़की थी। अच्छा, एक गोल मटोल दयनीय छोटी लड़की। सू जियाओक्सियाओ ने खाना बनाना जारी रखा। वह एक अनोखा स्वाद बनाना चाहती थी, और वेई टिंग उसके साथ जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देंगे। उन दोनों ने बारी बारी से भोजन का परीक्षण किया और भोजन आधा अधूरा भरा था। आधी रात के बाद आखिरकार उसका काम पूरा हो गया। वह आराम करने के लिए वेई टिंग के पास बैठी। उसके भरे हुए शरीर की नींद आसानी से आ जाती थी।
उसने अपना सिर झुका लिया और वेई टिंग के कंधे पर सो गई। वेई टिंग ने भौहें सिकोड़ ली और उसके सिर पर हाथ फेरने के लिए अपनी पतली उंगलियां उठाई। उसका सिर हिल गया और वह फिर से झुक गई। वेई टिंग ने उसे फिर से थपथपाया और वह फिर से उस पर झुक गई। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन उसने अपना सिर नहीं हटाया। उनके कंधे में चोट लगी। वेई टिंग ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, अरे सू दया, उठो। सू जियाओक्सियाओ गहरी नींद में सोया। सू दया, यह सुबह हो गई है। व्यापार करने का समय। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेई टिंग ने उसे कैसे जगाने की कोशिश की, उसकी सांस लेना भी एकमात्र प्रतिक्रिया थी। आखिरकार उसने अब तक इंतजार किया था। वेई टिंग ने सू जियाओक्सियाओ की ओर उदासीनता से देखा, जो उसके कंधे पर झुकी हुई थी, और उसकी कमर पर थैली को खोलने के लिए अपना हाथ उठाया। उसे अपनी थैली में टोकन नहीं मिला। यह अजीब है। आपने इसे कहाँ रखा? उसने फिर से उसकी आस्तीन की तलाशी ली। कुछ भी नहीं। क्या उसने इसे अपनी जेब में रखा था? वेई टिंग की नजर उसकी हल्की सी उभरी हुई छाती पर गई। उसने भौहें सिकोड़कर दूसरी ओर देखा। उसके मन में दम घुटने का अनुभव प्रकट हुआ और उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि टोकन ढूंढना अधिक महत्वपूर्ण था। उसने अपने दांत पीस लिए और उसकी सूती शर्ट में हाथ डाला। सू जियाओक्सियाओ ने अचानक अपनी आंखें खोली और वेई टिंग को घूर कर देखा, फिर उस हाथ को देखा जो उसके कपड़ों में घुस गया था। तुमने मुझे छुआ। वेई टिंग की पलकें कांपने लगी। यह देखकर कि वह स्पष्ट रूप से अभी भी सो रही थी, उसने शांति से कहा, नहीं, तुम बस सपना देख रही हो। सू जियाओक्सियाओ, जो अचंभित था, ने अचंभित होकर कहा, तुम्हारे सपनों में? फिर उसे वापस छूना पड़ा। जब सू जियाओक्सियाओ ने उसकी बेल्ट खींची तो वेई टिंग चौंक गए। क्या इस महिला को पता था कि वह क्या कर रही थी? सपने में भी उसे लापरवाही से किसी पुरुष की बेल्ट नहीं खींचनी चाहिए। उसने सोचा कि वह सपना देख रही है। यदि सू जियाओक्सियाओ जाग रही होती तो वो निश्चित रूप से जवाब देती, क्या तुमने पहले हमला नहीं किया? दुर्भाग्य से यह शरीर बहुत कमजोर था। सू जियाओक्सियाओ ज्यादातर रात जागती रही थी और उसकी वर्तमान स्थिति नींद में चलने से बहुत अलग नहीं थी। वेई टिंग ने उसके गोल मटोल हाथ पकड़ लिए और अपने दांत पीस लिए। सू दया। सू जियाओक्सियाओ ने उसे घूरकर देखा और नीचे देखा। बहुत खूब। वह वेई टिंग के हाथ से छूटकर नीचे पहुंच गई। वेई टिंग का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने उसे कराटे चॉप से हरा दिया। सू जियाओक्सियाओ सुबह होने तक सोता रहा। उसने खिड़की से अंदर आती सूरज की रोशनी को देखा और उसका दिमाग चकरा गया। ये एहसास हैंगओवर जैसा था। यह अजीब था। क्या मैं रसोई में पैनकेक नहीं बना रही थी? मैं अपने बिस्तर पर क्यों सो रही हूँ? उसने अपना सिर खुजाया, समझ नहीं आया। आह, मेरे पैनकेक मत छीनो। यह सू एर्गो की आवाज थी। सू जियाओक्सियाओ को होश आ गया। यह बाहर जाने का समय है। अरे नहीं, मैंने नाश्ता नहीं बनाया है। उसने जल्दी से कंबल उठाया और बिस्तर से उतर गई। Her clothes were neat। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कल रात बहुत थकी हुई थी और कमरे में लौटने के बाद सो गई हो? तीनों छोटे बच्चों ने रसोई में पैनकेक के लिए सू एर्गो से लड़ाई की। हालांकि वे छोटे थे, उनके पास 6 छोटे राक्षसी पंजे थे। सू एर्गो के जीतने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे, वे सब मेरे हैं। मेरी बहन ने उन्हें मेरे लिए बनाया है। जीजाजी ने ऐसा कहा। आपकी उम्र एक बच्चे से लड़ने की कितनी है? पिता सू ने अपने बेटे के सिर पर प्रहार किया और थाली को तीनों बच्चों के पास ले गए। वेई टिंग पिछवाड़े में बैठे अपनी छड़ी को ठंडी और भयानक आभा से पोंछ रहे थे। जो जानते थे वे कहते कि वह अपनी छड़ी पोंछ रहा था। जो नहीं जानते थे वे सोचते होंगे कि वह अपना धनुष बाण पोंछ रहे थे। सू जियाओक्सियाओ उसके पास आया और उसकी ओर देखा। वेई टिंग, आप क्या कर रहे हो? सू जियाओक्सियाओ गहरी सोच में था। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे अचानक कल रात देखा सपना याद आ गया। वेई टिंग ने अपनी छड़ी को पोंछना बंद कर दिया और ठंडे स्वर में कहा, मुझे आपके सपने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सू जियाओक्सियाओ उसके चारों ओर चला गया और बैठ गया। वह उसे देखी। लेकिन मैंने तुम्हारा सपना देखा। तुमने मुझे छुआ। वेई टिंग ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। क्या मेरे लिए तुम्हें छूना संभव है? सू जियाओक्सियाओ ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वेई टिंग को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, भले ही वह हो, वह शायद अपने उस व्यक्तित्व के साथ उसका फायदा नहीं उठाएगा। यह सब इसलिए था क्योंकि इस शरीर की काया बहुत खराब थी। जब उसे झपकी आ गई तो ऐसा लगा मानो वह नशे में हो और उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा हो। उसे अपने पिछले जीवन में अपने शरीर की बहुत याद आती थी। सू जियाओक्सियाओ को याद आया और अभी भी महसूस हुआ कि कुछ गलत था। लेकिन
यह काफी विस्तृत था। इस चिंता में कि वह समझ नहीं पाएगा, उसने कहा, मैंने तुम्हारी पैंट खींची है। उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से उसकी ओर देखा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक सपना इतना स्पष्ट हो सकता है? वेई टिंग ने उसे ठंडे स्वर में टोकते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानती क्यों? सू जियाओक्सियाओ ने इसके बारे में गंभीरता से सोचा। ओह, यह सच है। मैंने इसे देखा है। वेई टिंग अवाक रह गए। सू जियाओक्सियाओ गहरी सोच में था। क्या तुमने मुझे छुआ? उसका सपना गलत समय पर खत्म हो गया। वेई टिंग विस्फोट करने वाला था। न केवल वह बिना किसी कारण के पूरी रात जागता रहा, बल्कि इसके परिणामस्वरूप बहुत सारी समस्याएं भी हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंत में उसे अपना टोकन उसके पास या उसके कमरे में नहीं मिला। इस लड़की ने टोकन कहाँ छुपाया? नाश्ते के दौरान सू जियाओक्सियाओ को एहसास हुआ कि वेई टिंग का पैर और भी अधिक लंगड़ा रहा था। उसने फादर सू की ओर देखा और गंभीरता से कहा, पिताजी, मैंने आपको बताया था कि उसके पैर की चोट ठीक नहीं हुई है और वह जमीन से नहीं उठ सकता। देखो वह कितना अपंग है। वेई टिंग ने सू जियाओक्सियाओ की ओर ठंडी नजर से देखा और अपने हाथ में फ्लैटरब्रेड को चबाया। पिता सू ने भ्रमित भाव से अपने दामाद के पैर की ओर देखा। नहीं, जब वह कल वापस आया तो वह ठीक था। एक रात के बाद उसका पैर ऐसा क्यों हो गया? क्या तुम आधी रात में सुअर ले गए थे? अच्छू। सू जियाओक्सियाओ ने पलटकर छींक दी। सू जियाओक्सियाओ देर से उठी और उसने अपना स्टॉल सामान्य से देर से लगाया। बूढ़े ली ने भाई बहनों को बैलगाड़ी से विदा किया। सू जियाओक्सियाओ सवारी के लिए भुगतान करना चाहता था, लेकिन ओल्ड ली ने इसे लेने से इनकार कर दिया। हाल ही में लिटिल सू के परिवार ने उनके घर पर कई चीजें भेजी। खेतों से लौटने के बाद से मैडम कियान की टोकरी खाली नहीं हुई थी। उसके परिवार द्वारा लगाई गई सब्जियां, साथ ही लिटिल सू के परिवार से पेनकेक्स और मांस भी थे। हालांकि सू चेंग के खेती के प्रयासों के तहत सब्जियों के खेतों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, फिर भी उन सब्जियों को बाजार में बेचा जा सकता था। अधिक से अधिक, वे अच्छे नहीं दिखेंगे और केवल कुछ तांबे के सिक्के सस्ते होंगे। सू जियाओक्सियाओ ने उसे जो दिया वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे पैसे से खरीदा जा सके। हाल ही में, परिवार अच्छा चल रहा था और उनकी बहू के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ था। दाई ने कहा कि यह बच्चा जरूर मोटा लड़का होगा। अगली बार, आप इसे अगली बार मुझे दे सकते हैं। बूढ़े ली ने तांबे का सिक्का वापस सू जियाओक्सियाओ के हाथ में भर दिया और बैलगाड़ी खींच ली। सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। धन्यवाद, दादाजी ली। हमेशा की तरह वे दोनों सामान की आपूर्ति करने और कल के व्यंजनों के लिए जार और पैसे इकट्ठा करने के लिए लुओ दाजून के स्टॉल पर गए। फिर वे जिन जी की ओर चल पड़े। सू एर्गो ने कहा, दीदी, क्या आपने आज सुबह सचमुच मेरे लिए पैनकेक बनाए हैं? सू जियाओक्सियाओ ने कहा, हाँ। क्या आप उन्हें पसंद करते हैं? सू एर्गो ने उत्साहित होकर कहा, मुझे वे पसंद हैं। वे पिछले स्नैक्स से बेहतर हैं। फिर उन्हें क्या कहा जाता है? सू जियाओक्सियाओ ने कहा, एर्गो पैनकेक। सू एर्गो स्तब्ध रह गया और उसने अविश्वास से अपनी बहन की ओर देखा। क्या क्या यह सचमुच एर्गो पैनकेक है? हाँ। सू जियाओक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सू एर्गो उत्साहित थी। फिर, क्या हम एर्गो पैनकेक बेच सकते हैं? बेशक, जब तक आप इच्छुक हों। सू जियाओक्सियाओ रुका और गंभीरता से उसकी ओर देखा। इसके अलावा, मैं फॉर्मूला नहीं बेचूंगा। सू एर्गो का मूड पूरी तरह से ठीक हो गया था। वह इस वर्ष केवल 13 वर्ष का था। जिसके बारे में बात करते हुए, वह आधे वयस्क बच्चे से अधिक नहीं था। वह किसी साधारण बात से दुखी होगा और मामूली रिटर्न से खुश होगा। वह एक छोटे मूर्ख की तरह मुस्कुराते हुए सड़क पर चला गया। जिन जी में, मैनेजर सन द्वारा लाए गए फॉर्मूले के अनुसार रसोइयों ने 3 प्रकार के स्नैक्स बनाए। सभी ने एक एक करके खाना चखा। स्वादिष्ट। यह वास्तव में हमने जो किया उससे बेहतर है। तो हमने तेल पेस्ट्री विधि को गलत पाया। अगर हम इसे उसके फॉर्मूले के अनुसार बनाते हैं तो यह अधिक तैलीय और नाजुक है। यह बस है। यह क्या है? मैनेजर सन ने पूछा। कुछ याद आ रहा है, एक शेफ ने कहा। मास्टर किन ने कुछ नहीं कहा। उनकी राय में, यह सिर्फ कुछ ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ खो रहा था। क्या वास्तव में रेसिपी में कोई समस्या है? मैनेजर सन ने घबराते हुए पूछा। 45 टन चांदी कोई छोटी रकम नहीं थी। अगर उसने नकली नुस्खा खरीदा तो जिम्मेदारी बड़ी होगी। नुस्खा सही है, मास्टर किन ने कहा। अपने अनुभव से, वह स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि दूसरे पक्ष ने नुस्खा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। यह किण्वन के समय और असमान गर्मी के कारण बनावट में अंतर था। कुछ भी करने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है। कुछ लोग तेज स्वाद कलिकाओं के साथ पैदा होते थे और उन चीजों का स्वाद ले सकते थे जो आम लोग नहीं कर सकते। वह ऐसा ही था, इसलिए वह ऐसा करने में बहुत अच्छा था।
हालांकि यह स्पष्ट था कि लड़की की प्रतिभा उससे कमतर नहीं थी। चेस्टनट केक और पत्नी केक उस लड़की द्वारा बेचे गए केक से बहुत अलग नहीं थे। यदि उसने उनमें से अधिक बनाए और अधिक अभ्यास किया तो उसे इसकी भरपाई करने में सक्षम होना चाहिए। जिस चीज ने वास्तव में उसे परेशान किया वह आखिरी नाश्ता था। जर्दी पेस्ट्री का स्वाद ठीक नहीं था। नमकीन अंडे की जर्दी वाली पेस्ट्री गांव की छोटी लड़की द्वारा बेची जाने वाली पेस्ट्री से बिल्कुल अलग थी। क्या यह भी गर्मी नियंत्रण का मामला है? मैनेजर सन ने पूछा। मास्टर किन ने कहा, यह गर्मी नियंत्रण नहीं है, यह सामग्री है। प्रबंधक सन ने कहा, हम शहर में सबसे ताजी और सर्वोत्तम सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। जिन जी की कमजोरी यह थी कि यह महंगा था, लेकिन सामग्री के मामले में यह निश्चित रूप से ढीला नहीं था। क्या यह जर्दी है? एक शेफ ने कहा। नुस्खा कहता है नमकीन जर्दी। हमने नमक डाला, लेकिन स्वाद अभी भी सही नहीं है। सू जियाओक्सियाओ के पैनकेक में नमकीन अंडे की जर्दी का स्वाद तीखा था और वह तैलीय और नमकीन था। उनके अंडे की जर्दी बेस्वाद थी। शेफ ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैंने राजधानी में एक प्रकार का नमकीन अंडा खाया। अंदर की जर्दी की बनावट ऐसी है। मैनेजर सन हैरान रह गया। तुम्हारा मतलब है, हमें इसे खरीदने के लिए राजधानी जाना होगा? क्या यह शहर में बिक्री के लिए उपलब्ध है? एक रसोइये ने पूछा। नहीं, शेफ ने कहा। प्रीफेक्चुरल शहर के बारे में क्या? मैनेजर सन ने पूछा। मास्टर फू ने सिर हिलाया। प्रीफेक्चुरल शहर में भी ऐसी कोई चीज नहीं है। ये नमकीन अंडे राजधानी के उच्च अधिकारियों और रईसों के लिए हैं। साधारण छोटे प्रांत और काउंटी इन्हें नहीं बेच सकते। यह सही नहीं है। मैनेजर सन ने सोचा, अगर यह चीज केवल राजधानी में बेची जाती है तो क्या वह लड़की इसे राजधानी से खरीद सकती थी? आज देर हो गई थी और नियमित ग्राहक चिंतित थे। क्या आप अहंकारी हो रहे हैं? जिन जी पहले ही 2 बर्तन बेच चुके हैं। शेन चुवान ने उदास होकर कहा। सू जियाओक्सियाओ ने पूछा, आप आज यहाँ क्यों हैं? मैं वहां से गुजर रहा था, शेन चुवान ने कहा। ओह। सू जियाओक्सियाओ ने 5 नमकीन अंडे की जर्दी पेस्ट्री लपेटी और उन्हें आंटी के सामने सौंप दिया। आपका नाश्ता 100 तांबे के सिक्के हैं। जर्दी पेस्ट्री की कीमत वाइफ केक और चेस्टनट केक से 10 तांबे के सिक्के अधिक है। यहाँ सूची। शेन चुवान ने लापरवाही से उसे सूची सौंप दी। सू जियाओक्सियाओ आश्चर्यचकित था। आप विशेष रूप से मुझे सूची देने आए थे? वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ अपना व्यवसाय समाप्त करने के बाद हम इसे प्राप्त करने के लिए अकादमी जाएंगे। शेन चुवान ने गुस्से में कहा, मैंने कहा कि मैं वहां से गुजर रहा था और इसे आपके पास लाया। सू जियाओक्सियाओ ने पूछा, आज आप थोड़े गुस्से में हैं। क्या आपका डीन के साथ फिर झगड़ा हुआ? शेन चुवान ने आह भरी। उसने जोर देकर कहा कि मैं वसंत के बाद पढ़ाई के लिए शहर जाऊं। मैं नहीं जाना चाहता। यह एक पारिवारिक मामला था और सू जियाओक्सियाओ के लिए इसमें हस्तक्षेप करना सुविधाजनक नहीं था। आपके लिए। सू जियाओक्सियाओ ने उसके लिए नाश्ते का एक सेट लपेटा। यह आपके लिए है। कोई शुल्क नहीं। क्या? शेन चुवान ने पूछा। आपको सांत्वना देने के लिए, सू जियाओक्सियाओ ने गंभीरता से कहा। शेन चुवान अवाक था। शेन चुवान को हल्की खांसी हुई। मैं एक आदमी हूं। क्या मुझे सांत्वना देने के लिए तुम्हारे जैसी छोटी लड़की की जरूरत है? यहाँ। उसने सू जियाओक्सियाओ की ओर एक छोटी सी चांदी फेंकी। देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज खुश हूं। वह अपने पिता की संपत्ति को बर्बाद करने जा रहा था। वह बेरहमी से पैसे उड़ा देगा। अपनी संपत्ति बर्बाद करने के बाद सबसे बड़ा युवा मास्टर शेन भाग गया। सू जियाओक्सियाओ ने रजत सू इर्गो को सौंप दिया और उसे दूर रख दिया। क्या तुम समझ रहे हो? सू इर्गो ने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आया। यंग मास्टर शेन ने अपनी बहन को अधिक पैसे क्यों दिए जबकि वह नहीं चाहती थी? सू जियाओक्सियाओ ने उसके कंधे को थपथपाया। धीरे धीरे सीखो। सड़कों पर साफ तौर पर पहले की तुलना में काफी कम ट्रैफिक था। इसके अलावा वे बहुत देर से आए थे। कई ग्राहकों ने काफी देर तक इंतजार किया और सोचा कि वे आज अपना स्टॉल नहीं लगाएंगे। दीदी, आज यह थोड़ा धीमा है, सू इर्गो ने कहा। यह ठीक है। व्यापार में उतार चढ़ाव आना सामान्य बात है। सू जियाओक्सियाओ की मानसिकता बहुत अच्छी थी। वह शायद सचमुच उदार थी और बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। उसके पास जो पैसा था वह स्नैक और ब्रेस्ड फूड व्यवसाय से नहीं कमाया गया था। उसने फॉर्मूला बेचकर 45 टन चांदी और यंग मास्टर जियांग से 30 टन चांदी अर्जित की थी। उसे अल्पावधि में भूखे रहने की चिंता नहीं करनी पड़ी। हालांकि उसके व्यवसाय को धीरे धीरे विस्तारित करना पड़ा। यदि वह उत्पादन पैमाने का विस्तार करना चाहती थी तो उसे अधिक पूंजी निवेश करना होगा। इसके अलावा घर पुराना था।
यह घर तब बनाया गया था जब मैडम चेन और फादर सू की शादी हुई थी। 10 साल से अधिक समय बीत चुका था और दीवारें टूट गई थी, छत पर ढेर लग गया था और रिसाव हो रहा था। उसने वसंत के बाद घर के निर्माण को एजेंडे में रखने की योजना बनाई। इस गणना के साथ उसे अपने द्वारा कमाए गए पैसे को बचाने से पहले खर्च करना होगा। जब वह सोच रही थी, मैनेजर सन अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर इत्मीनान से चला गया। यो, मिस सू, आप यहाँ फिर से स्टॉल लगाने आई हैं। वह उन दोनों के सामने आया और सू जियाओक्सियाओ की ट्रे पर रखे स्नैक्स पर नजर डाली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज कारोबार बहुत अच्छा नहीं है। सू एर्गो मैनेजर सन से खुश नहीं थे, जिन्होंने जबरदस्ती उनका फॉर्मूला खरीदा था। आप यहाँ फिर से क्यों हैं? मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आपके पास बेचने के लिए कोई नुस्खा नहीं है। मैं इसे दोबारा नहीं बेचूंगा। मैं यहाँ कोई रेसिपी खरीदने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ रिफंड मांगने आया हूँ। कैसा रिफंड? आपने पहले ही फॉर्मूला ले लिया है। क्या आप हमसे जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं? सू एर्गो जबरन वसूली के बारे में बहुत कुछ जानता था। मैनेजर सन ने अपनी चौड़ी आस्तीन से सूत्रों के साथ कागज की एक शीट निकाली और उसे सू जियाओक्सियाओ के सामने फेंक दिया। आपने मुझे नकली फॉर्मूला बेचा। अगर आप सरकारी कार्यालय में भी जाते हैं तो यह आपकी गलती है। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, जैसा कि मैंने कहा था, आपने इसे स्वयं लिखा है। जब तक आपने गलत निर्देश नहीं लिखे, सूत्र के साथ कोई समस्या नहीं होगी। मैनेजर सन ने कहा, लेकिन मैंने आपकी रेसिपी के अनुसार जो स्नैक्स बनाए हैं, उनका स्वाद आपके द्वारा बेचे जाने वाले स्नैक्स से अलग है। सू जियाओक्सियाओ हैरान लग रहा था। वास्तव में, मैनेजर सन ने अपने पीछे हाथ हिलाया और एक कर्मचारी अंडे की जर्दी पेस्ट्री की प्लेट लेकर दौड़ा। इसे स्वयं चखें, मैनेजर सन ने कहा। सू जियाओक्सियाओ ने अंडे की जर्दी पेस्ट्री खोली। इसे चखने की कोई जरूरत नहीं है। यह वास्तव में मैंने जो बनाया है उससे अलग है। मैनेजर सन ने ठंडे स्वर में कहा, आप इसे स्वीकार करते हैं? सू जियाओक्सियाओ ने कहा, लेकिन मुद्दा फॉर्मूले के साथ नहीं है। आपने गलत सामग्रियां खरीदी। मुझे दोष मत दो। मैनेजर सन ने दांत पीस लिए। इस लड़की को डराना वाकई आसान नहीं था। आम लोग उसके सवाल से घबरा जाते, लेकिन यह लड़की अविश्वसनीय रूप से शांत थी। क्या वह सचमुच एक किशोर गांव की लड़की थी? सू जियाओक्सियाओ ने गंभीरता से कहा, मैनेजर सन, हमने व्यवसाय करने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। यदि आप वास्तव में विनम्रतापूर्वक सलाह मांग रहे हैं, तो मैं आप पर एक एहसान कर सकता हूं और आपको बता सकता हूं। यदि आप मुझसे जबरन वसूली करना चाहते हैं और मुझे धोखा देना चाहते हैं, तो मैं आपको हार मानने की सलाह देता हूं। मैंने आपको फॉर्मूले बेचे, इसलिए नहीं कि मैं आपसे डरता हूं। मैंने जिंजी के प्रवेश द्वार पर एक स्टॉल लगाया और वास्तव में आपका कुछ व्यवसाय छीन लिया। हम एक दूसरे को अक्सर देखते हैं और इसे ज्यादा नहीं करना चाहिए। मैं बस इसका इलाज करूंगा, एक अच्छे संबंध बनाने के रूप में, लेकिन हमें फिर से धमकाने का प्रयास करें और आपको इसका सामना करना पड़ेगा। व्यापारिक वार्ताओं में, व्यक्ति को मोटी चमड़ी वाला और मजबूत आभा वाला होना पड़ता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वास्तविक सामग्री थी या नहीं। यह लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त था कि आपके पास यह है। यह एक ऐसा अनुभव था जिसका मैनेजर सन ने दशकों तक अभ्यास किया था। कौन जानता था कि उसे एक छोटी लड़की द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जाएगा? मैनेजर सन ने वास्तव में सू जियाओक्सियाओ को एक अलग नजरिए से देखा। निस्संदेह, उसने दांत पीसने के संकेत के साथ ऐसा किया। मैनेजर सन ने नकली मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, जब तक आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपने अपनी सामग्रियां कहां से खरीदी, मैं आप पर विश्वास करूंगा। सू जियाओक्सियाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या भीख मांगते समय आपका यही रवैया होता है? सू एर्गो ने सोचा, यह मेरे जीजाजी जैसा क्यों लगता है? मैनेजर सन अवाक रह गया। वह अतिशयोक्तिपूर्वक मुस्कुराया। मिस सू, आपने अपने नमकीन अंडे की जर्दी कहां से खरीदी? बेहतर होगा कि वह उसे यह न बताए कि यह राजधानी है। यदि इस लड़की के पास राजधानी की आपूर्ति होती, तो क्या उसे चिंता होती कि वह इस शहर में आटे की आपूर्ति बंद कर देगा? सू जियाओक्सियाओ ने शांति से कहा, ओह, आप इसके बारे में बात कर रहे हैं? मैंने इसे स्वयं बनाया है। मैनेजर सन स्तब्ध रह गया। आपने इसे स्वयं बनाया? सू जियाओक्सियाओ ने अपने हाथ फैलाए। यह सही है। क्या आप नहीं जानते कि यह कैसे करना है? यह बहुत मुश्किल नहीं है। मैनेजर सन को लगभग खून की उल्टी हो गई। जब उसने कहा कि यह बहुत कठिन नहीं है तो उसका क्या मतलब था? अगर शहर के रसोइये उसकी बातें सुन लेते तो वे उसे पीट पीट कर मार डालने के लिए दौड़ पड़ते। सू जियाओक्सियाओ ने उदारतापूर्वक कहा, यह देखते हुए कि हमने अतीत में एक साथ काम किया है,
मैं आपको नमकीन अंडे की रेसिपी कम कीमत पर बेच सकता हूं। जिन जी ने स्नैक्स बेचे, सामग्री नहीं। आखिर कौन नमकीन अंडे की रेसिपी चाहेगा? उस स्थिति में क्या उन्हें अपना आटा स्वयं पीसना होगा, अपना स्वयं का सुगंधित तेल भूनना होगा, अपनी उपज स्वयं लगानी होगी और अपनी मिर्च स्वयं सुखानी होगी। बाद में उन्हें सफेद चीनी और सरकारी नमक का फॉर्मूला भी खरीदना पड़ सकता है। इस तरह वह मृत्यु से दूर नहीं होगा। संक्षेप में, जिन जी सामग्री स्वयं नहीं बनाएंगे। प्रबंधक सन ने अनिच्छा से कहा, मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपके पास अधिक नमकीन अंडे हैं तो आप उन्हें मुझे बेच सकते हैं। सू जियाओक्सियाओ ने आह भरी। आह, हालांकि नमकीन अंडे पकाना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह बहुत परेशानी भरा है। मैंने केवल उन्हें बनाया है। अगर मेरे पास अपने लिए भी पर्याप्त नहीं है तो मैं आपको और अधिक कैसे बेच सकता हूं? मैनेजर सन ने दांत पीस लिए। कीमत पराक्रम्य है। मछली ने चारा ले लिया था। क्या मैनेजर सन ने सचमुच सोचा था कि उसका फॉर्मूला खरीदने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? वह बस एक और व्यवसाय की शुरुआत थी। किसी को यह जानना होगा कि गांव की एक छोटी लड़की का फायदा उठाना आसान नहीं है। सू जियाओक्सियाओ को इसकी परवाह नहीं थी कि मैनेजर सन उसे देख सकता है या नहीं। आखिरकार वह उसका कुछ नहीं कर सका। उसे जर्दी पेस्ट्री के लिए सामग्री की आवश्यकता थी और वह शहर में एकमात्र थी जो इसे बना सकती थी। जब तक वह इस नाश्ते को नहीं छोड़ देता, उसे यह उससे खरीदना पड़ता। इस फॉर्मूले पर वह पहले ही 15 टन चांदी खर्च कर चुका था। अगर उसने सचमुच हार मान ली तो क्या वह इसे सहन कर पाएगा? क्या वह यह बात अपने बॉस को समझा पाएगा? वह क्या कह रहा था? अच्छे शिकारी अक्सर शिकार के रूप में सामने आते हैं। जिस क्षण से मैनेजर सन ने अपने फॉर्मूले को लक्षित किया, आज की स्थिति नियति थी। दरअसल मैनेजर सन के पास एक और विकल्प था, दूर से सामान खरीदने का। लेकिन अगर वह ऐसा कर सकता तो वह उसे यहां क्यों ढूंढता? यह देखा जा सकता है कि कहीं और सामान खरीदने की लागत उस बजट से कहीं अधिक थी जो प्रबंधक सन सामग्री के लिए उपयोग कर सकता था। अंत में सू जियाओक्सियाओ जिन जी को प्रति टुकड़े 8 तांबे के सिक्कों के हिसाब से नमकीन अंडे की जर्दी की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया। यह फॉर्मूला बेचने से कहीं अधिक लाभदायक था। वसंत ऋतु में ऑर्डर का पहला बैच तैयार होने के बाद प्रबंधक सन ने सुझाव दिया कि वे पहले इसे आजमाएं और संतुष्ट होने पर भुगतान करें। सू जियाओक्सियाओ ने समझा कि प्रबंधक सन नए साल के दौरान यह जानना चाहता था कि क्या कोई अन्य आपूर्ति चैनल है। दोपहर तक नाश्ता बिक गया। अगले 2 दिनों तक सड़कों पर लगभग कोई ग्राहक नहीं था और अधिकांश दुकानें बंद थी। आखिरी पैनकेक बेचने के बाद सू जियाओक्सियाओ ने ताली बजाई। स्टॉल बंद करो, इस साल हमारा कारोबार खत्म हो गया है। सू एर्गो संतुष्ट नहीं थे। इतनी तेजी, जल्दी नहीं। दोपहर हो चुकी है। पहले जब वे अपना स्टॉल लगाते थे तो वे 1 घंटे से भी कम समय में सब कुछ बेच सकते थे। दोपहर कभी नहीं बीती थी। सू जियाओक्सियाओ ने आगे कहा, कल नया साल है। देखो, सड़कों पर कोई नहीं है। बाजार बंद होने वाला है। चलो जल्दी करें और कुछ खरीदें। दीदी, तुम क्या खरीदना चाहती हो? सू एर्गो ने पूछा। मैं कुछ मूंगफली खरीदना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि और क्या कमी है, सू जियाओक्सियाओ ने कहा। सू एर्गो ने खुशी से कहा, मुझे मूंगफली पसंद है। मूंगफली वास्तव में बुरी नहीं थी। उन्हें तला जा सकता है, मूंगफली के कुरकुरे बनाए जा सकते हैं और पीसकर मूंगफली का मक्खन बनाया जा सकता है। वजन घटाने के लिए मूंगफली का मक्खन अच्छा पोषण था। यह न केवल शरीर के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले वसा की पूर्ति कर सकता है, बल्कि तृप्ति की भावना को भी बढ़ा सकता है। अगर वह इसे खाली पेट खाएगी तो उसे लंबे समय तक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुर्भाग्य से, जब वे बाजार पहुंचे तो मूंगफली विक्रेता पहले ही सामान पैक कर चुका था। वे इस साल दोबारा अपना स्टॉल नहीं लगाएंगे। सू एर्गो ने अधिकतर खाली बाजार को देखा। बहन, हम मूंगफली नहीं खरीद सकते। सू जियाओक्सियाओ ने अफसोस भरी आह भरी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। अगर मैं इसे यहाँ नहीं खरीद सकता, तो मैं इसे वहां से खरीद सकता हूँ। सू एर्गो ने अपना सिर खुजलाया। दीदी, आप किस जगह की बात कर रही हैं? आधे घंटे बाद वे दोनों मोटी बर्थ से होते हुए स्प्रिंग विलो लेन तक चले। फू परिवार का दरवाजा बंद था। सू जियाओक्सियाओ का हाथ उसकी गर्म आस्तीन में था और वह उसे बाहर निकालने की जहमत नहीं उठा सकती थी, इसलिए उसने अपने भाई को आदेश दिया, एगो, दस्तक दो। ओह, सू एर्गो ने लकड़ी का दरवाजा खटखटाया। वहां कोई है। चिकित्सक फू, यह हम हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या आप घर पर नहीं हैं? क्या आप घर पर कॉल पर हैं? सू एर्गो बुदबुदाया। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, आंटी फू ने अपना स्टॉल नहीं लगाया। चिकित्सक फू यहाँ नहीं है। उन्हें होना चाहिए।
खटखटाना जारी रखें। सु एर्गो ने दरवाजा खटखटाना जारी रखा। चाची फू, यह हम हैं। क्या आप घर पर हैं? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? संभवतः इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक शोर मचाया था और अगले दरवाजे वाले पड़ोसी को परेशान किया था। लगभग 30 साल की एक महिला ने आंगन का दरवाजा खोला और बाहर चली गई। उसने भाई बहनों की ओर देखा और भौहें सिकोड़ ली। खटखटाना बंद करो। चिकित्सक फू लैंग घर पर फोन कर रहे हैं। वह यहाँ नहीं है। सु जियाओक्सियाओ ने विनम्रता से पूछा, हम आंटी फू की तलाश कर रहे हैं। क्या वह आसपास है? महिला ने उदासीनता से कहा, मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं। वह बूढ़ी औरत कभी किसी से बातचीत नहीं करती। कौन जानता होगा कि वह कहाँ है? वह घर के अंदर चली गई। कुछ गलत था। सु जियाओक्सियाओ ने भौहें चढ़ा दी। जब वह सुबह बिल चुकाने के लिए लुओ दाजून की तलाश में गई तो उसे आंटी फू नहीं दिखी। दोपहर बीतने के बाद वह भी आसपास नहीं थी। उन्होंने पूरे दिन अपना स्टॉल नहीं लगाया। अगर वह घर पर नहीं थी तो कहाँ गई? एर्गो, अंदर चलो। सुएर स्तब्ध रह गई। बहन, यह अच्छा नहीं है ना? क्या हम अब पैसे नहीं वसूल रहे हैं? सु जियाओक्सियाओ ने अजीब तरीके से पूछा, इसका पैसे की उगाही से क्या लेना देना है? सु एर्गो की अभिव्यक्ति और भी अवर्णनीय हो गई। क्या आप पैसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं? सु जियाओक्सियाओ ने अवाक होकर अपना माथा पकड़ लिया। मैं आपसे अंदर जाकर देखने के लिए कह रहा हूं कि आंटी फू आसपास है या नहीं। ओह ओह ओह, सु एर्गो ने नाराजगी से अपना सिर खुजाया। भाई बहनों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन सु जियाओक्सियाओ आमतौर पर केवल तभी अपना सिर खुजाती थी जब वह चिड़चिड़ी होती थी। सु एर्गो ने कहा, फिर मैं अंदर जाऊंगा। सु जियाओक्सियाओ ने याद दिलाया, सावधान रहें। ठीक है। सु एर्गो ने दीवार पर कदम रखा और आसानी से आंगन में चढ़ गई। थोड़ी देर के बाद सु एर्गो ने पुराना दरवाजा खोला। बहन, आंटी फू को कुछ हो गया। सु एर्गो को पिछवाड़े में खुली जगह पर आंटी फू मिली। वह बर्फ में लेटी हुई थी और उसके नीचे संघर्ष के निशान थे। किनारे पर कूड़ेदान और सूखी सब्जियां बिखरी हुई थी। वह कौन सी गंध है? सु एर्गो ने सूंघा। रसोई, सु जियाओक्सियाओ ने कहा। सु एर्गो जल्दी से रसोई में जाकर देखने लगी। स्वर्ग, बर्तन जल गया है। सु जियाओक्सियाओ नीचे बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि आंटी फू धुले हुए सूखे आलू बुखारे पकाने के लिए रसोई में लाने की योजना बना रही थी। हालांकि बर्फ में वह फिसल गई और गिर गई। उसने खुद ही उठने की कोशिश की। शायद वह बूढ़ी थी या बहुत जोर से गिरी थी। वह सफल नहीं हुई। चिकित्सक फू आसपास नहीं थी और पड़ोसियों के साथ उसके संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं थे। अंत में वह बर्फ में बेहोश हो गई। दीदी, आंटी फू अभी भी सांस ले रही है ना? रास्ता बनाओ, मैं उसे घर में ले जाऊंगा। अभी उसे मत छुओ। मैं जांच करूंगा, यह पता लगाने के लिए कि शरीर में बाहरी चोटें या फ्रैक्चर हैं या नहीं। सु जियाओक्सियाओ ने उसकी जांच करना शुरू किया। कोई स्पष्ट रक्तस्राव नहीं हुआ था, लेकिन उसका बायां पैर टूट गया था। वह काफी गंभीर रूप से घायल है। सु जियाओक्सियाओ ने आह भरी। एर्गो, रसोई में जाओ और सूखी लकड़ी के कुछ टुकड़े ढूंढो। उन्हें सपाट और लंबा होना चाहिए। यदि कोई नहीं है तो कुछ टुकड़े काट ले। ठीक है। सु एर्गो सहमत हुए। पिता सु एक मार्शल आर्टिस्ट थे। उनका घायल होना सामान्य बात थी। कुछ छोटी मोटी चोटों से वह स्वयं ही निपट लेते थे। उन्होंने कई वर्षों तक अपने पिता का अनुसरण किया था और कमोबेश थोड़ा बहुत देखा था। वह समझ गया कि उसकी बहन किस तरह का बोर्ड चाहती है। कुछ ही समय बाद उसने कुछ टुकड़े काट डाले। दीदी, क्या आप देख सकती हैं कि क्या यह पर्याप्त है? सु जियाओक्सियाओ ने उस पर नजर डाली और कहा, यह काफी है। उस स्टोर रूम में जाओ। मुझे याद है कि बाईं ओर शेल्फ पर साफ कपड़े की पट्टियां लटकी हुई हैं। सु एर्गो ने कहा, बहन, तुम्हें यह भी याद है? सु जियाओक्सियाओ ने गंभीरता से कहा, जल्दी करो। उसे ठंड लग रही है। अगर वह घर में प्रवेश नहीं करेगी तो यह खतरनाक होगा। सु एर्गो कपड़े के कुछ टुकड़े लेने गया। सु जियाओक्सियाओ ने आंटी फू के पैर पर एक साधारण ब्रेस लगाया। बाद में जब आप उसे उठाएं तो सावधान रहें। जमे हुए लोगों को दोबारा फ्रैक्चर होने का खतरा था। सु एर्गो ने एक पुराना दरवाजा हटा दिया। भाई बहन सावधानी से उसे वापस आंटी फू के बिस्तर पर ले गए। आंटी फू की स्थिति बहुत खराब थी। हालांकि फ्रैक्चर घातक नहीं था, लेकिन उसे गंभीर तापमान हानि का सामना करना पड़ा था। अगर समय रहते उसका तापमान ठीक नहीं हुआ तो शायद वह फिर कभी नहीं जाग सकेगी। एक्सक्लेमेशन मार्क। हाइपोथर्मिया से पीड़ित रोगियों को बचाने के लिए पहला कदम उन्हें कम तापमान वाले वातावरण से बाहर निकालना था। सु जियाओक्सियाओ ने जल्दी से उनके सर्दियों के कपड़े उतार दिए।
एर्गो, रसोई में जाओ और एक ब्रेजियर बनाओ। जल्दी करो, गर्म पानी की कुछ और बाल्टी उबालें। सु एर्गो, बर्तन। सु जियाओक्सियाओ ने कहा, जाओ इसे पड़ोसियों से उधार ले लो। विनम्र बनो। ठीक है। सु एर्गो घूमा और बाहर चला गया। ठंडी हवा और बर्फ सु एर्गो के चेहरे पर बेरहमी से दबाव डाल रही थी। सु एर्गो ने अपना मुंह बंद नहीं किया और बर्फ की गहरी सांस ली। खांसी, खांसी, खांसी। तुई तुई तुई। उसने तिरस्कार पूर्वक अपने मुंह में भरी बर्फ उगल दी और अगले दरवाजे पर दस्तक दी। जिस व्यक्ति ने दरवाजा खोला वह वही महिला थी जिसने अभी अभी उनसे बात की थी। महिला अभी अभी झाड़ू लगा रही थी और उसके हाथ में एक झाड़ू थी जिस पर बर्फ लटकी हुई थी। क्या अब गलत है? महिला ने पूछा। वो शायद आंटी फू को पसंद नहीं करती थी। यह जानने के बाद कि भाई बहन उसकी तलाश में यहाँ आए थे, उसका उनके प्रति अच्छा रवैया नहीं था। सु एर्गो ने अपनी बहन की सलाह को याद किया और विनम्रता से कहा, मैडम, क्या आपके घर पर कई बर्तन हैं? मैं आपसे एक उधार लेना चाहता हूँ। जब सु एर्गो एक बदमाश था तो वह भयंकर था। जब वह आज्ञाकारी था तो वह वास्तव में काफी प्रसन्नचित युवक था। अपने सौम्य लहजे के साथ वह काफी दिलकश था। महिला ने हल्के से खांसते हुए उदासीनता से कहा, आप बर्तन क्यों उधार ले रहे हैं? सु एर्गो ने सच्चाई से कहा, पड़ोसी वाली चाची फू बेहोश हो गई और घर का बर्तन जल गया। मैं उनके लिए बर्तन का उपयोग करके कुछ गर्म पानी उबालना चाहता हूँ। वो बेहोश हो गई। महिला सदमे में थी। क्या उसका शरीर काफी मजबूत नहीं है? सु एर्गो ने अपना सिर खुजलाया। शायद बर्फ में बहुत फिसलन थी और वो गलती से गिर गई। फिर वो ठंड से बेहोश हो गई। महिला ने भौहें सिकोड़ ली और सु एर्गो के लिए एक बड़ा बर्तन लेने के लिए घर में प्रवेश करने के लिए मुड़ी। फिर उसने सु एर्गो को गहराई से देखा, जैसे वह सोच रही थी कि क्या उस बुरे स्वभाव वाली बूढ़ी औरत को वास्तव में कोई उसकी मदद करेगा। क्या उसने उसे पर्याप्त डांटा नहीं था? सच कहूं तो अगर फिजिशियन फू नहीं होता तो कौन उस बूढ़ी औरत से परेशान होने को तैयार होता? तुम उसके लिए कौन हो? महिला ने पूछा। सु एर्गो ने कहा, हम यहाँ उससे मूंगफली खरीदने आए हैं। महिला ने और कुछ नहीं कहा। सु एर्गो बर्तन को रसोई में ले गई और जल्दी से गर्म पानी उबाला। घर में सु जियाओक्सियाओ ने दादी के बर्फ से भीगे कपड़े उतार दिए और उसके पैर में पट्टी दोबारा जोड़ दी। पूरी प्रक्रिया के दौरान सु जियाओक्सियाओ पहले से ही बहुत सावधान थी, लेकिन वह अभी भी महसूस कर सकती थी कि आंटी फू की सांसें अजीब हो रही थी। उसने आंटी फू की नाड़ी पकड़ी और अपनी आंखें खोली। क्या यह हो सकता है? सु जियाओक्सियाओ को अंदाजा था। उसने छोटी टोकरी से प्राथमिक चिकित्सा किट निकाली। वह आज यंग मास्टर जियांग पर फॉलो अप करने जा रही थी, इसलिए जाने से पहले वह अपनी प्राथमिक चिकित्सा किट अपने साथ ले आई। प्राथमिक चिकित्सा किट में एक स्टेथोस्कोप और एक रक्तचाप मॉनिटर था। आंटी फू का बायां हाथ थोड़ा चोटिल हो गया था। उसने ब्लड प्रेशर गेज की आस्तीन को आंटी फू की दाहिनी बाह में बांध दिया और स्टेथोस्कोप के रिसीवर को अंदर भर दिया। जैसे ही उसने पंप किया और दबाया, उसने ब्लड प्रेशर गेज के डेटा को देखा। जैसा कि अपेक्षित था, आंटी फू का रक्तचाप बहुत अधिक था। सु जियाओक्सियाओ को आंटी फू के मेडिकल इतिहास के बारे में नहीं पता था, इसलिए वह निश्चित नहीं थी कि क्या यह शीतदंश के कारण रक्तचाप में एक बार की वृद्धि थी या क्या उसका रक्तचाप हमेशा उच्च रहता था। किसी भी तरह उसे मरीज का दबाव तुरंत कम करना था। वो इस अवसर का उपयोग यह देखने के लिए कर सकती है कि क्या वह फार्मेसी में प्रवेश कर सकती है। सु जियाओक्सियाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी वहीं थी जहां वह थी। कोई रास्ता नहीं। कोई मरने वाला है। क्या यह काम कर सकता है? उच्च रक्तचाप और शीतदंश का झटका बहुत खतरनाक था। यह पिछली बार यंग मास्टर जियांग की स्थिति से कहीं अधिक खतरनाक थी। सु जियाओक्सियाओ ने कई बार कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही वह हार मानने वाली थी, उसकी दृष्टि चमकी और वह फार्मेसी में प्रवेश कर गई। वह कार्डियोलॉजी विभाग में मेडिसिन कैबिनेट के सामने खड़ी थी। सु जियाओक्सियाओ भ्रमित था। क्या आप 2G नेटवर्क पर हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी है। हालांकि वह शिकायत कर रही थी, सु जियाओक्सियाओ रक्तचाप की दवा, मूत्रवर्धक, पोटेशियम क्लोराइड जैसी दवाएं लेना नहीं भूली। और फादर सु की दवा। उसके लिए अंदर आना दुर्लभ था। उसे जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में कौंधा, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वह बाहर थी। सु जियाओक्सियाओ का चेहरा काला पड़ गया। पिछली बार तो उसने हड्डी मजबूत करने वाली दवा की एक बोतल तो ले ली थी। इस बार वह उसे पुनः प्राप्त भी नहीं कर सकी। कितना कड़ा पहरा है। सु जियाओक्सियाओ ने अपने होंठ मोड़े। दरअसल उसे पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आखिरकार उसने केवल 3 बार ही प्रवेश किया था।
यदि वह पैटर्न का पता लगाना चाहती है तो संभवतः उसे कुछ और बार प्रयास करना होगा। आइए पहले आंटी फू का इलाज करें। रसोई में एर्गोन ने ब्रेजियर उठाया और गर्म पानी तैयार था। सू जियाओक्सियाओ ने आंटी फू के शरीर को गर्म करने के लिए कुछ गर्म पानी की थैलियों में पानी की थैली का इस्तेमाल किया। आखिरकार आंटी फू को होश आ गया। उसने कठोरता से अपनी आंखें खोली और सू जियाओक्सियाओ को कमरे में व्यस्त देखा। यह तुम, वो ठिठुर रही थी और उसकी जीभ अब तेज नहीं रही। सू जियाओक्सियाओ ने अभिवादन किया, यह मैं हूं, आंटी फू। आंटी फू हिल नहीं सकती थी, लेकिन सू जियाओक्सियाओ बता सकती थी कि उसने अपनी आंखें घुमा ली थी। चूंकि वह अभी भी अपनी आंखें घुमा सकती थी, ऐसा लग रहा था कि वह नहीं मरेगी। सू जियाओक्सियाओ ने उसे थोड़ा ऊपर उठने में मदद की और उसकी पीठ के पीछे एक तकिया रख दिया। वह एक गिलास पानी और एक कप दवा ले गई। चूंकि तुम जाग रहे हो, दवा ले लो। आंटी फू हट करती रही और धीरे धीरे अपनी आंखें घुमाती रही। सू जियाओक्सियाओ ने उसके मुंह में दवा भर दी और उसे कुछ चम्मच गर्म पानी पिलाया। उसकी स्थिति में केवल रक्तचाप की दवा लेना ही पर्याप्त नहीं था। उसे मूत्रवर्धक और पोटेशियम क्लोराइड का सेवन करना पड़ता था। अजीब दवा लेने के बाद आंटी फू अपनी आंखें घुमाती रही। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, आप अभी बोल सकते हैं, है ना? यदि आप नहीं बोल सकते तो आप सिर हिला सकते हैं और पलकें झपका सकते हैं। मुझे आपका मेडिकल इतिहास जानना होगा ताकि मैं बाद में आपका अधिक सटीक इलाज कर सकूं। आंटी फू ने जवाब दिया, मेरा बेटा एक चिकित्सक है। क्या मुझे इलाज के लिए आपकी जरूरत है? इसके अलावा एक छोटी लड़की कौन से चिकित्सा कौशल जान सकती है? रहने भी दो। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, पहला सवाल यह है कि क्या आपको अक्सर चक्कर आते हैं? कभी कभी आपकी छाती भरी हुई होगी और आपके अंग सुन्न हो जाएंगे। आंटी फू स्तब्ध रह गई और उनकी तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति ठिठक गई। इसके जैसा लगता है। सू जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया और जारी रखा, क्या उपरोक्त लक्षण सुबह और शाम को अधिक आम है? आंटी फू और भी अधिक आश्चर्यचकित थी। फिर से ऐसा ही लग रहा है। सू जियाओक्सियाओ समझ गई कि उसने फिर से सही अनुमान लगाया है। यदि आंटी फू की स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया, तो हृदय रोग, जैसे एंजाइना, आदि को ट्रिगर करना आसान था। गंभीर मामलों में, यह मस्तिष्क रोधगलन और दिल के दौरे का कारण भी बन सकता है। उसके गिरने का कारण उच्च रक्तचाप और चक्कर आना हो सकता है। सौभाग्य से, सू जियाओक्सियाओ और एर्गो मूंगफली खरीदने आए। अन्यथा, आंटी फू बीमारी से मर जाती या जमकर मर जाती। अपनी तरफ देखो। ऐसा नहीं है कि पड़ोस में कोई नहीं रहता है। अगर तुम गिर जाओ तो क्या तुम चिल्ला नहीं सकते? मदद के लिए चिल्लाने की बजाय तुम ठंड से बेहोश हो जाना पसंद करोगे। कितना जिद्दी स्वभाव है। सू जियाओक्सियाओ ने अपने जीवन को संजोया, खासकर एक बार मरने के बाद। वो समझ सकती थी कि जीवन कितना अनमोल है। जीवन से अधिक महत्वपूर्ण क्या था? क्या आपने फिजिशियन फू की भावनाओं के बारे में सोचा है? यदि वह परामर्श से वापस आता है और उसे पता चलता है कि उसकी मां चली गई है, तो वह आपको आखिरी बार भी नहीं देख पाएगा। वह जीवन भर खुद का सामना कैसे कर सकता है? क्या वो खुद को माफ कर सकता है जब उसे लगता है कि उसका परामर्श अप्रत्यक्ष रूप से आपकी दुर्घटना का कारण बना? क्या वह मरने वालों को बचाना और घायलों को ठीक करना जारी रख सकता है? क्या वह अभी भी चांदी की सुइयों को अपने हाथ में पकड़ सकता है? यह अज्ञात था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सू जियाओक्सियाओ के शब्दों से प्रभावित थी या क्योंकि वह सू जियाओक्सियाओ की आभा से हैरान थी, लेकिन आंटी फू ने कोई जवाब नहीं दिया। जब सू जियाओक्सियाओ अपने मुंह में 2 सफेद गोलियां और 1 चम्मच गर्म पानी लेकर आई, तो उसने सहयोगपूर्वक उन्हें निगल लिया। यह हुई ना बात। सू जियाओक्सियाओ ने संतुष्टि के साथ अपना कप नीचे रख दिया। वह अभी थोड़ी उत्तेजित हो गई थी, न केवल इसलिए कि वह मरीज पर अपने जीवन के लिए नहीं लड़ने के लिए गुस्सा थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने फादर सू के बारे में सोचा था, जो एस्कॉर्ट मिशन से लौटने के बाद से मैडम चेन से अलग हो गए थे। वह अभी भी उस आघात से बाहर नहीं निकल पाया था। वहां वह खुद भी थी। वह 21वीं सदी में कभी जीवित लौट नहीं सकेगी। उस दुनिया में वह एक मृत महिला थी। सू जियाओक्सियाओ ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नकारात्मक भावनाओं में डूबा रहे। वह समायोजन करने में बहुत अच्छी थी। वो तुरंत विषय पर लौट आई। क्या तुम यह नहीं पूछोगे कि मैंने तुम्हें क्या दिया? आंटी फू का शरीर गर्म हो गया और उनके शब्द मधुर थे। हालांकि उसका रवैया अभी भी उदासीन था। आंटी फू ने ठंडे स्वर में कहा, यह क्या हो सकता है? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आपकी मूल पद्धति लोगों को बचा सकती है? उसने कई देशी बपकिंस देखे थे और उनमें से कई अजीब मनगढ़ंत चीजें खाने से मर गए। सू जियाओक्सियाओ ने उससे बहस नहीं की। तथ्य शब्दों से ज्यादा जोर से बोले जाते हैं।
उच्च रक्तचाप से व्यक्ति का शरीर निश्चित रूप से अच्छा महसूस नहीं करेगा। बाद में जब दवा का असर हुआ तो उसे आराम महसूस हुआ और समझ आया कि उसकी देशी पद्धति कितनी प्रभावी थी। सू जियाओक्सियाओ ने आगे कहा, आपने फिजिशियन फू को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया, ठीक है। क्या आपको लगता है कि सिरदर्द और चक्कर आना छोटी चीजें हैं? क्या आप बहुत देर तक बैठे रहे? या आप इलाज से बच रहे हैं? आंटी फू ने अधीरता से कहा, आज तुम इतने बातूनी क्यों हो? सू जियाओक्सियाओ ने कहा, मैं केवल इसलिए बातूनी हूं क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। आंटी फू ने गुस्से में कहा, आपकी चिंता की जरूरत किसे है? क्या आपकी चिंता मूल्यवान है? इस अजीब मिजाज को देखो। वेई टिंग और जिंगी इस महिला की तुलना में कुछ भी नहीं थे। उन दोनों का व्यक्तित्व ठंडा था। आंटी फू वास्तव में क्रोधी थी और उनकी जुबान तीखी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पड़ोसी उससे डरते थे। हालांकि सू जियाओक्सियाओ उससे सहमत नहीं थे। यह पहली बार नहीं था जब उसने फू परिवार के साथ बातचीत की थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि चिकित्सक फू द्वारा तैयार औषधीय जड़ी बूटियों की गुणवत्ता अच्छी थी और इसे नकली दवा के साथ नहीं मिलाया गया था। हालांकि अगर कोई ध्यान से ध्यान दे तो उसे पता चलेगा कि आंटी फू की सामग्रियां भी शीर्ष पायदान पर थी। उसका सूखा माल बाजार में सबसे अच्छा था और उसका वजन भी सबसे ज्यादा था। वजन में कोई कमी नहीं थी। इसके बजाय वह आमतौर पर थोड़ा अधिक देती थी। चिकित्सक फू लैंग ने कई लोगों का इलाज किया और ज्यादा पैसा नहीं कमाया। ऐसे गरीब लोगों की कमी नहीं थी जो परामर्श शुल्क वहन नहीं कर सकते थे। आंटी फू, जो गुस्से में थी और अपने पड़ोसियों को डांटती थी, ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। सू जियाओक्सियाओ ने गुर्राया, मैं अब आपसे बहस नहीं करूंगा। मैं खाना बनाने जाऊंगा। आंटी फू ने डांटते हुए कहा, तुम अब भी मेरे घर पर खाना बनाना चाहते हो? सू जियाओक्सियाओ ने अपने हाथ उसके कूल्हों पर रखे। मैं इतने लंबे समय से व्यस्त हूं। मुझे ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है। भोजन में क्या खराबी है? अगर हिम्मत है तो मुझे मारो। आंटी फू ने अपनी मुड़ी हुई टांगों को देखा और इतनी क्रोधित हुई कि उनकी झुर्रियां कांपने लगी। सू जियाओक्सियाओ ने एक विजयी मुस्कान प्रकट की और ताली बजाई। ठीक है, नाराज मत हो। लेट जाओ और थोड़ी देर सो जाओ। इससे दवा का असर तेजी से होगा। औषधीय प्रभाव। हाँ, क्या ब्रेस्ड फूड और स्नैक्स बेचने वाली एक छोटी लड़की ने वास्तव में सोचा था कि एक यादृच्छिक देशी विधि कई वर्षों तक उसके चक्कर का इलाज कर सकती है? अधिक से अधिक, उसे विश्वास था कि इस लड़की ने जानबूझकर उसे जहर नहीं दिया था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि यह प्रभावी होगा। सू जियाओक्सियाओ रसोई में गई और समुद्री शैवाल और अंडे का दलिया पकाया। समुद्री शैवाल पोटेशियम से भरपूर था और रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकता है। जॉ ने यिन को पोषण दिया और गुर्दे को पोषण दिया, और यह आंटी फू के वर्तमान लक्षणों से राहत देने के लिए भी अच्छा था। इसके अलावा उसने अपने और सुएर्गो के खाने के लिए कुछ सूखे प्लम पैनकेक फैलाए। वह आंटी फू के साथ समारोह में खड़ी नहीं होंगी। बर्तन धोने और अगले दरवाजे वाले पड़ोसी को लौटाने के बाद वह सूखे सामान की एक टोकरी ले आई। ये आंट फू से हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें, सू जियाओक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। महिला की नजर बड़े और सुंदर सूखे मशरूम से भरी टोकरी पर पड़ी। यह सोचकर कि वह रात में अपने पति और बेटे के लिए मशरूम के साथ चिकन का एक बर्तन बना सकती है, वह उन्हें अस्वीकार करने को सहन नहीं कर सकी। अगर कुछ है तो बस कॉल करें। डॉक्टर फू के लिए बिना लौटे 3 से 5 दिनों के लिए बाहर जाना सामान्य बात है। उन दूरदराज के गांवों में कमाने के लिए पैसे नहीं है और सड़कों पर चलना मुश्किल है। कोई भी जाने को तैयार नहीं है। केवल डॉक्टर फू को पहाड़ों और लंबी सड़कों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मूर्ख बनने को तैयार है। सू जियाओक्सियाओ ने आह भरी। क्या आंटी फू ने उसे जाने के लिए नहीं कहा था? आंटी फू ने कहा कि वह गरीब लोगों को उसे तुच्छ समझने के बजाय कष्ट सहना पसंद करेगी। महिला को याद आया कि उस शातिर बूढ़ी औरत ने वास्तव में कभी भी गरीब मरीजों के लिए चीजें मुश्किल नहीं की थी। भले ही उसने सड़क पर सभी को डांटा हो, लेकिन उसने उन मरीजों को अस्वीकार नहीं किया या भगाया नहीं जो दवा खरीदने में सक्षम नहीं थे। यह सोचकर महिला चुप हो गई। सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। संक्षेप में, मैं आंटी फू की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। उसके बाद सू जियाओक्सियाओ फू परिवार में लौट आया और दूसरे पड़ोसी को भेजने के लिए सूखे सामान की एक और टोकरी पैक की। आंटी फू ने कहा कि यह बहुत अधिक धूप के संपर्क में है। मौसम बहुत आर्द्र है। यदि आप इसे नहीं खाएंगे तो यह खराब हो जाएगा। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप इसे सूप बनाने के लिए ले जा सकते हैं। यह बहुत पौष्टिक है। शाम को सू जियाओक्सियाओ ने मूंगफली का एक बैग लिया और चला गया। आंटी फू बिस्तर पर बैठ गई और गुस्से से चिल्लाई, बेवकूफ लड़की।
तुमने फिर क्या लिया? सू जियाओक्सियाओ ने आत्मविश्वास से कहा, दवा और परामर्श शुल्क। 98.6% सटीकता के साथ एसबीआई शेयर मूल्य का एआई विश्लेषण नेत्र रोग विशेषज्ञ चकित है। 5 दिन में 100% दृष्टि ठीक होगी। आंटी फू अवाक थी। उसे धोखा दिया गया था। एक देशी बपकिन ने अपने देशी मिश्रण के बदले में मूंगफली का एक बैग खरीदा था। उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। रात के दौरान फू परिवार में दो अविश्वसनीय चीजें हुई। पहली बात यह थी कि आंटी फू के लक्षण कम हो गए थे, उनकी घबराहट और सांस की तकलीफ दूर हो गई थी और उनके सिर में अब दर्द नहीं था। उसके चक्कर से काफी राहत मिल गई थी और उसके अंग अब सुन्न नहीं थे। दूसरी बात यह थी कि उसके पड़ोसी, जो उससे कभी बातचीत नहीं करते थे, अचानक उसके दरवाजे पर आ गए। एक ने उसके लिए मशरूम के साथ पकाया हुआ गर्म चिकन का कटोरा लाया और उसे शौचालय जाने में मदद की। दूसरे ने फंगस सूप का एक बर्तन और कुछ प्लम कॉर्नब्रेड छोड़कर ब्रेजियर को फिर से भरने में उसकी मदद की। उसने यहाँ तक कि वह जल्दी ही उससे दोबारा मिलने आएगा। आंटी फू को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। सू एर्गो सरल स्वभाव के थे। उसने केवल यही सोचा था कि उसकी बहन ने आंटी फू को 2 बोर्ड दिए थे। उसे नहीं लगा कि यह कोई बड़ी बात है। जहां तक दवा खिलाने की बात है तो उसने यह नहीं देखा। जब वे दोनों गांव लौटे तो पहले से ही पूरी तरह से अंधेरा था। पिता सू थोड़े चिंतित थे। हालांकि झांक डाओ अब शहर में नहीं था और कोई भी भाई बहनों से निपट नहीं सकता था, फिर भी अगर बच्चे वापस नहीं आए तो वह घबरा गया था। जब वह 17वीं बार गांव के प्रवेश द्वार पर गया तो उसने अंततः अपनी मोटी बेटी को देखा। दया। उसने राहत की लंबी सांस ली, उसका मूड अच्छा हो गया। तुम इतनी देर से वापस क्यों आए? सू एर्गो ने उसे बताया कि आंटी फू के घर पर क्या हुआ था। मैंने उससे मूंगफली का एक थैला जबरदस्ती ले लिया। सू चेंग ने अपनी मोटी बेटी को शाबाशी दी, जैसी मेरी बेटी से अपेक्षा थी। सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। तीनों छोटे बच्चों ने पूरे दिन अपनी मां को नहीं देखा और वे सामूहिक रूप से उदासीन थे। जब सू जियाओक्सियाओ अंततः वापस लौटी तो उन तीनों ने तुरंत उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वे सू एर्गो के कमरे में दाखिल हुए। वे तीनों दीवार की ओर मुंह करके पीड़ित दिख रहे थे। यह है। सू जियाओक्सियाओ दरवाजे पर KHDI थी और सू चेंग को देखने से पहले 3 बच्चों को देखा। सू चेंग ने आह भरी। वे पूरे दिन आपका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने रात का खाना खाने से इनकार कर दिया। ऐसा शायद फादर सू की गहरी पाक कला के कारण था। सू जियाओक्सियाओ को इतनी देर से लौटने की उम्मीद नहीं थी और उसने केवल दोपहर का भोजन तैयार किया था और रसोई में छोड़ दिया था। सू चेंग को रात में अंधेरे व्यंजनों में योगदान देना पड़ा। सू जियाओक्सियाओ ने सोचा कि जब वह छोटी थी तो कैसे उसने मैडम ली के लिए नीचे इसी तरह इंतजार किया था। मैडम ली पिछले जन्म में उनकी मां थी। हालांकि उसका इंतजार कभी सफल नहीं हुआ। अगर ऐसा होता भी तो मैडम ली जल्दी में जाने से पहले 10 मिनट से ज्यादा घर पर नहीं रुकती। उसने गुस्से में खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था और मैडम ली के उसे मनाने का इंतजार कर रही थी। हालांकि जब उसने दरवाजा खोला और बाहर गई तो मैडम ली उसे और उसकी देखभाल करने वाली नानी को घर पर छोड़कर पहले ही जा चुकी थी। सू जियाओक्सियाओ 3 छोटे बच्चों के पीछे आई और अपनी गोल मटोल तर्जनी से उनके कंधों को थपथपाया। दाहो एरू जियाओहू, मैं वापस आ गया हूं। वे तीनों नहीं हिले। सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। क्या हुआ? क्या मुझे बहुत देर हो गई है? वे तीनों चुप रहे। सू जियाओक्सियाओ ने उन तीनों को घुमा दिया। उनके छोटे छोटे शरीर तो इधर उधर हो गए, लेकिन उनके छोटे छोटे सिर हठपूर्वक किनारे की ओर मुड़ गए। उनके भाव अत्यंत व्यथित थे। यदि मैडम ली ने उस दरवाजे को धक्का देकर खोला होता जिसे उन्होंने उस समय बंद नहीं किया था, तो उन्होंने खुद को इस तरह देखा होता, है ना? क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे बताओ, ठीक है। हालांकि वह मौन रूप से सहमत थी कि वे उसे मां कहते थे, फिर भी उसे खुद को मां कहने की आदत नहीं थी। दाहो ने निराशा से कहा, मैं बहुत दुखी हूं। एरहू भी दुखी है, एरहू ने व्यथित होकर कहा। जियाओहू ने अपना सीना पकड़ लिया और दुख से कहा, जियोफू। सबसे दुखद है। आह, इतने छोटे बच्चों ने ये शब्द कहां से सीखे? बच्चों को वयस्कों की तरह बात करते हुए सुनना कितना प्यारा था। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, आज यह मेरी गलती है। मुझे पहले वापस आना चाहिए था। वह जितना अधिक बोलती थी, उन तीनों को उतना ही अधिक दुख महसूस होता था। उनकी आंखें लाल थीं। यह अभी भी अलग था। अपने पिछले जीवन में वह रोती नहीं थी। चाहे वह कितनी भी दुखी क्यों न हो, उसके आंसू नहीं थे। सू जियाओक्सियाओ नीचे झुके और उनके प्रत्येक गाल को चूम लिया। गुस्सा मत हो, ठीक है। मैं तुम लोगों को कल शहर ले जाऊंगा। जैसे ही उन्हें चुंबन मिला, वे तीनों शर्मा गए।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अपनी अलगाव और शिकायत को बनाए रखने की कितनी कोशिश की, वे इसे और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सके। वे तीनों इतने शर्मिंदा हुए कि जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने अपना शर्मीला चेहरा ढांक लिया और उठ गए। वे न्यूदान को दिखावा करने जा रहे थे। उन तीनों को बाहर भागते हुए देखकर सू जियाओक्सियाओ हंसा। घर के दूसरी ओर वेई टिंग ने उन 3 छोटे बच्चों को देखा जो तेजी से अपने मूल व्यवहार से भटक रहे थे और गहरी भौहें चढ़ा रहे थे। हर किसी का रात के खाने से पेट नहीं भरा था। इसका मुख्य कारण यह था कि सू चेंग का खाना बनाना बहुत खराब था। सू जियाओक्सियाओ ने पके हुए मांस के साथ नूडल सूप का एक बर्तन पकाया और कुछ सब्जियां काट ली। परिवार खाना बंद नहीं कर सका और तीनों बच्चों ने प्लेटें भी चाटकर साफ कर दी। सू एर्गो बर्तन धोने चली गई जबकि सू जियाओक्सियाओ ने मूंगफली का मक्खन बनाना शुरू कर दिया। घर पर कोई मिल नहीं थी, लेकिन ओल्डली के परिवार के पास थी। सू जियाओक्सियाओ ने इसे स्वयं उधार लेने की योजना बनाई। सू चेंग का दिल अपनी बेटी के लिए दुखता था और वह रात में उसके लिए चक्की हिलाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल गोली खा सकता था और व्यक्तिगत रूप से जा सकता था। हाल ही में सू चेंग झांक दाव का शिकार करने के लिए शहर जा रहा था और खेती सीखने के लिए ज्यादा नहीं आया था। मैडम कियान थोड़ी देर के लिए बेकार थी और जब उसने दुष्ट तानाशाह सू को फिर से देखा तो वह हंस रही थी। पौधे लगाने के लिए और जमीन नहीं है। उसने दरवाजा पटक दिया। सू चेंग, जिसे अपमानित किया गया था, अवाक रह गई। सू चेंग ने इस्तीफे में दरवाजा खटखटाया। मैं यहाँ 1 मील उधार लेने आया हूँ। इसका उपयोग पूरा करने के बाद मैं इसे आपको वापस कर दूंगा। दरवाजे के पीछे से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्या वह इसे उधार देने से इनकार कर रही थी? सू चेंग ने नाराजगी से उसकी नाक को छुआ। पहले पता होता तो ठीक से खेती करता। अचानक दरवाजा खुला। 1 मील को बाहर फेंक दिया गया। टकराना। दरवाजा फिर बंद हो गया। सू चेंग अवाक रह गया। ओल्डली के परिवार के पास 2 प्रकार की चक्कियां थी। बड़ी चक्की किसी और को उधार दे दी गई। दूसरी एक छोटी चक्की थी जो बहुत भारी नहीं थी। सू चेंग इसे अपने बाएं हाथ से हिला सकता था। हालांकि सू चेंग पिटाई के लिए कह रहा था। उसने अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया और महसूस किया कि उसके दाहिने हाथ में अब चोट नहीं है। पिछली बार झांक दाव से लड़ने के बाद उनके हाथ की चोट फिर से उभर आई। यदि वह जरा भी बल प्रयोग करता तो रात को उसका हाथ कांपता और दुखने लगता। उसने परवाह नहीं की। हालांकि उसके लिए उसे दर्द की आदत हो जाएगी। लेकिन दर्द होना कब बंद हुआ? क्या यह दवा की वह शीशी हो सकती है जो उसकी बेटी ने उसे दी थी? सू चेंग संदेह से भरे दिल और ओल्डली के परिवार से उधार ली गई छोटी सी मिल के साथ घर लौटा। सू जियाओक्सियाओ सू एर्गो और वेई टिंग के साथ पिछवाड़े में बैठा था। वेई टिंग को उसके पास बैठाया गया। बेटी, इधर आओ। सू चेंग ने चक्की का पार्ट नीचे रख दिया और सू जियाओक्सियाओ से कहा, ओह, मैं आ रहा हूं। सू जियाओक्सियाओ खड़ा हुआ और वेई टिंग की ओर घूर कर देखा। इसे ठीक से छीलो, तुम्हें आलसी होने की अनुमति नहीं है। वेई टिंग ने कहा, हे। उसके हाथ जो दुश्मनों को मारने के लिए इस्तेमाल होते थे अब मूंगफली छीलने के लिए इस्तेमाल होते थे। पिताजी, क्या गलत है? सू जियाओक्सियाओ सू चेंगवू के पास आया। सू चेंग ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और खुशी से कहा, देखो। देखो, क्या? सू जियाओक्सियाओ भ्रमित था। सू चेंग ने आश्चर्य से कहा, पिताजी की कलाई में अब दर्द नहीं होता। सू जियाओक्सियाओ हैरान रह गया। उसने जल्दी से सू चेंग की दाहिनी कलाई पकड़ ली और धीरे से उसे हर जगह दबाया। क्या सचमुच अब दर्द नहीं होता? यहाँ के बारे में क्या? दर्द नहीं होता। यहाँ यह दर्द भी नहीं देता। सू जियाओक्सियाओ ने प्रत्येक क्षेत्र को एक एक करके दबाया। जब उसने उसके कुछ एक्यूपॉइंट दबाए तो सुन्नता और दर्द के अलावा पहले ऐसा नहीं था। उसने अभी तक आधिकारिक तौर पर फादर सू का इलाज नहीं किया था और उन्होंने केवल हड्डी की खुराक की एक बोतल खाई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि बेस द्वारा विकसित हड्डी की खुराक में न केवल कैल्शियम की भरपाई करने और हड्डियों को मजबूत करने का प्रभाव था, बल्कि तंत्रिका क्षति की मरम्मत भी की जा सकती थी? यह निश्चित रूप से एक बड़ा आश्चर्य और एक बड़ी खोज थी। सू जियाओक्सियाओ ने गंभीरता से कहा, पिताजी, मैं आपकी कलाई की ताकत का परीक्षण करूंगा। अपने आप को मजबूर मत करो। अगर दर्द होता है या असहजता महसूस होती है तो मुझे रुकने के लिए कहो। सू चेंग ने उत्तर दिया, ठीक है। सू जियाओक्सियाओ ने धीरे से पिता सू की कलाई को दबाया और उसकी ताकत बढ़ा दी। अगर दर्द हो तो तुम्हें मुझे बताना होगा। मैं करूंगा। उनकी बेटी समझ गई कि दूसरों के लिए खेद कैसे महसूस किया जाता है। उसे राहत महसूस हुई। जब सू जियाओक्सियाओ ने चौथी बार अपनी ताकत बढ़ाई तो फादर सू थोड़ा घबरा गए। दर्द हो रहा है क्या? सू जियाओक्सियाओ तुरंत रुक गया।
यह थोड़ा सुन्न है, फादर सू ने कहा। तो फिर अभी के लिए बस इतना ही। सू जियाओक्सियाओ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इस परीक्षण के नतीजे उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उसने सोचा कि जटिल उपचारों की एक श्रृंखला के बाद ही फादर सू के हाथ की चोट में सुधार होगा। हालांकि हड्डी की खुराक की एक बोतल ने उसे आशा देखने की अनुमति दी। उनकी क्षतिग्रस्त नसें धीरे धीरे ठीक हो रही थी। पहले उसे ठीक होने में मदद करने का भरोसा 50% था, लेकिन अब उसे 80% है। फार्मेसी इतनी कंजूस क्यों थी, इसका एक कारण था। उसने जो पारंपरिक नुस्खे वाली दवा ली, उसकी तुलना शायद उच्च प्रौद्योगिकी वाली हड्डी मजबूत करने वाली गोलियों की एक बोतल से नहीं की जा सकती। वह बेस से भाग गई थी। हे सू जियाओक्सियाओ को लगा कि उसने बहुत बड़ा सौदा कर लिया है। सू चेंग ने अपनी मोटी बेटी की ओर देखा, जो मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा रही थी और कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। दया, मुझे मत डराओ। वह चाहेगा कि उसकी मोटी बेटी को मूर्ख बनने से बेहतर उसका हाथ न सुधरे। सू जियाओक्सियाओ ने फादर सू की ओर देखा और आशा से कहा, पिताजी, आपका हाथ निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। वह 80% आश्वस्त थी। वह शेष प्रतिशत के लिए लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी।